आपके लिए खास हीरा भाई आई बुक में आपका स्वागत है। इस मंच पर हम आपके लिए हमेशा नई, आनंददायक और प्रेरणादायक आई बुक्स लेकर के आते हैं। तो चलो, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आपकी कहानी आर्सेनल फुटबॉल क्लब ऑफ इंग्लैंड। तो दोस्तों, बने रहो और सब्सक्राइब करो। तो पहले अध्याय में जानते हैं स्थापना और प्रारंभिक इतिहास 1886 से 1913। तो दोस्तों, इंग्लैंड के सबसे प्रतिष्ठित और सफल फुटबॉल क्लबों में से एक आर्सेनल फुटबॉल क्लब का इतिहास केवल ट्रॉफियों और जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मेहनत, अनुशासन, दूरदृष्टि और निरंतर विकास की एक प्रेरणादायक यात्रा है। आज आर्सेनल दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल क्लबों में गिना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत अत्यंत साधारण परिस्थितियों में हुई थी। एक छोटे से श्रमिक समूह द्वारा स्थापित यह क्लब समय के साथ इंग्लैंड ही नहीं, बल्कि विश्व फुटबॉल का एक बड़ा नाम बन गया। इस अध्याय में हम 1886 से 1913 तक की उस ऐतिहासिक यात्रा को समझेंगे जिसने आर्सेनल की मजबूत नींव रखी। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से तेजी से बदल रहा था। कारखानों, रेल मार्गों और हथियार निर्माण उद्योग का विस्तार हो रहा था। इसी दौर में लंदन के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र वोल्विच में स्थित रॉयल आर्सेनल हथियार निर्माण कारखाने में हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। कठिन काम के बाद मनोरंजन और शारीरिक गतिविधियों के लिए फुटबॉल तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। इसी वातावरण में कुछ कर्मचारियों ने एक ऐसे फुटबॉल क्लब की कल्पना की जो उनके बीच एकता, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाए। अक्टूबर 1886 में रॉयल आर्सेनल फैक्ट्री के कुछ कर्मचारियों ने मिलकर एक फुटबॉल क्लब की स्थापना की। क्लब के प्रमुख संस्थापकों में डेविड डैनस्किन, जैक हम्बल, फ्रेडरिक बियर्ड और उनके साथियों का महत्वपूर्ण योगदान था। इन कर्मचारियों ने अपनी व्यक्तिगत बचत से एक फुटबॉल खरीदी, आवश्यक उपकरण जुटाए और स्थानीय स्तर पर मैच खेलने की शुरुआत की। यही छोटा सा प्रयास आगे चलकर विश्व फुटबॉल के सबसे प्रसिद्ध क्लबों में बदल गया। क्लब का पहला नाम डायल स्क्वायर रखा गया। यह नाम रॉयल आर्सेनल फैक्ट्री की एक कार्यशाला से प्रेरित था। डायल स्क्वायर के नाम से क्लब ने अपना पहला आधिकारिक मैच दिसंबर 1886 में खेला और शानदार जीत दर्ज की। इस सफलता ने खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों का उत्साह बढ़ाया। जल्द ही संस्थापकों ने महसूस किया कि क्लब को ऐसा नाम दिया जाना चाहिए जो पूरे क्षेत्र और उसकी पहचान का प्रतिनिधित्व करे। कुछ ही समय बाद क्लब का नाम बदलकर रॉयल आर्सेनल रखा गया। रॉयल आर्सेनल नाम क्लब की जड़ों और उसके हथियार निर्माण उद्योग से गहरे संबंध को दर्शाता था। इसी कारण क्लब के प्रतीक में तोप का चित्र शामिल किया गया। यह तोप केवल एक हथियार का प्रतीक नहीं थी, बल्कि अनुशासन, शक्ति, सम्मान और दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करती थी। आज भी आर्सेनल के क्लब चिन्ह में तोप की उपस्थिति उसकी ऐतिहासिक विरासत की याद दिलाती है। शुरुआती वर्षों में क्लब स्थानीय मैदानों पर खेलता था। खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। प्रशिक्षण के साधन सीमित थे और यात्रा की भी अनेक कठिनाइयां थीं। अधिकांश खिलाड़ी पूर्णकालिक फुटबॉलर नहीं, बल्कि फैक्ट्री कर्मचारी थे। वे दिन भर काम करते और उसके बाद अभ्यास करते थे। इसी मेहनत और समर्पण ने क्लब के भीतर मजबूत टीम भावना विकसित की। 1888 से 1891 के बीच क्लब ने अनेक स्थानीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया और धीरे धीरे अपनी पहचान मजबूत की। दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी और आसपास के क्षेत्रों में क्लब की लोकप्रियता फैलने लगी। बेहतर प्रदर्शन के कारण क्लब के सामने नए अवसर आने लगे। प्रबंधन ने महसूस किया कि यदि भविष्य में बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो पेशेवर फुटबॉल अपनाना आवश्यक होगा। 1891 में रॉयल आर्सेनल ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पेशेवर क्लब का दर्जा स्वीकार कर लिया। उस समय दक्षिणी इंग्लैंड के अधिकांश क्लब अभी भी शौकिया स्तर पर खेल रहे थे, इसीलिए यह निर्णय काफी साहसिक माना गया। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन क्लब के नेताओं का विश्वास था कि भविष्य पेशेवर फुटबॉल का है। यही निर्णय आगे चलकर आर्सेनल के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार बना। पेशेवर बनने के बाद क्लब ने अपना नाम बदलकर वूलविच आर्सेनल रखा। इस नए नाम ने क्लब को उसके स्थानीय क्षेत्र वूलविच से और अधिक मजबूती से जोड़ दिया। क्लब अब बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयार था। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, संगठन और प्रबंधन में भी सुधार किया गया। 1893 में वुलविच आर्सेनल ने इंग्लिश फुटबॉल लीग के सेकंड डिवीजन में प्रवेश किया।
ये उपलब्धि ऐतिहासिक थी क्योंकि दक्षिणी इंग्लैंड का कोई क्लब पहली बार फुटबॉल लीग का सदस्य बना था। इससे पहले लीग पर उत्तरी इंग्लैंड के क्लबों का वर्चस्व था। वुलविच आर्सेनल के प्रवेश ने इंग्लिश फुटबॉल के भौगोलिक संतुलन को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रखा। फुटबॉल लीग में शुरुआत आसान नहीं रही। क्लब को अनुभवी और मजबूत टीमों का सामना करना पड़ा। लंबी यात्राएं, सीमित आर्थिक संसाधन और प्रतिस्पर्धा की कठिनाइयां लगातार सामने आती रहीं। फिर भी खिलाड़ियों ने संघर्ष जारी रखा। हर सीजन उनके अनुभव में वृद्धि हुई और क्लब धीरे धीरे प्रतिस्पर्धी बनता गया। इन वर्षों में क्लब को आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। वुलविच क्षेत्र लंदन के मुख्य व्यावसायिक केंद्रों से दूर था। दर्शकों की संख्या अपेक्षा से कम रहती थी और टिकटों से होने वाली आय सीमित थी। कई बार क्लब की वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि उसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा। खिलाड़ियों के वेतन, मैदान के रखरखाव और यात्रा खर्च का प्रबंधन करना कठिन होता जा रहा था। इसके बावजूद क्लब के समर्थकों और स्थानीय समुदाय ने लगातार सहयोग किया। वे केवल दर्शक नहीं बल्कि क्लब की पहचान का हिस्सा थे। कठिन समय में उनके समर्थन ने आर्सेनल को जीवित रखा। यही सामुदायिक भावना आगे चलकर क्लब की संस्कृति का महत्वपूर्ण आधार बनी। 1904 में वुलविच आर्सेनल पहली बार इंग्लिश फुटबॉल लीग के फर्स्ट डिवीजन में पहुंचने में सफल रहा। यह क्लब की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब उसे इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ क्लबों के विरुद्ध खेलने का अवसर मिला। यद्यपि शुरुआती वर्षों में टीम शीर्ष स्थानों पर नहीं पहुंच सकी, लेकिन उसने साबित कर दिया कि वह सर्वोच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखती है। फर्स्ट डिवीजन में खेलने से क्लब की प्रतिष्ठा बढ़ी, लेकिन आर्थिक समस्याएं समाप्त नहीं हुई। वुलविच की भौगोलिक स्थिति के कारण पर्याप्त दर्शक मैदान तक नहीं पहुंच पाते थे। टिकट बिक्री कम रही और क्लब पर कर्ज बढ़ता गया। कई बार ऐसा लगा कि क्लब बंद हो जाएगा या किसी दूसरे संगठन में विलय करना पड़ेगा। 1900 के दशक के अंतिम वर्षों में प्रबंधन ने समझ लिया कि यदि क्लब को दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करनी है तो उसे ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां अधिक दर्शक, बेहतर परिवहन और मजबूत आर्थिक आधार उपलब्ध हों। यही विचार आगे चलकर क्लब के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बना। 1910 में व्यवसायी हेनरी नॉरिस ने क्लब का नियंत्रण संभाला। उन्होंने क्लब की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए। उनका मानना था कि केवल मैदान पर अच्छा प्रदर्शन पर्याप्त नहीं है, बल्कि मजबूत वित्तीय आधार भी आवश्यक है। उन्होंने भविष्य की योजनाएं बनानी शुरू की और क्लब के पुनर्निर्माण की दिशा तय की। अंततः 1913 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। क्लब ने वुलविच छोड़कर उत्तर लंदन के हाईबरी क्षेत्र में स्थानांतरित होने का फैसला किया। इसी समय क्लब के नाम से वुलविच शब्द हटा दिया गया और नया आधिकारिक नाम केवल आर्सेनल रह गया। यह परिवर्तन केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं था, बल्कि क्लब की नई पहचान, नई महत्वाकांक्षा और नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। 1886 से 1913 तक की यह यात्रा संघर्ष, साहस, दूरदृष्टि और निरंतर विकास की कहानी है। एक छोटे से फैक्ट्री क्लब के रूप में शुरू हुआ आर्सेनल अनेक कठिनाइयों से गुजरते हुए इंग्लिश फुटबॉल की शीर्ष श्रेणी तक पहुंचा। आर्थिक संकट, सीमित संसाधन और कठिन परिस्थितियां उसके मार्ग में बार बार आईं, लेकिन प्रत्येक चुनौती ने क्लब को और मजबूत बनाया। हाईबरी की ओर कदम बढ़ाते समय आर्सेनल केवल एक फुटबॉल क्लब नहीं रह गया था, वह भविष्य के महान इतिहास की नींव बन चुका था। आने वाले वर्षों में यही नींव उसे इंग्लैंड और विश्व फुटबॉल के सबसे सम्मानित क्लबों में स्थापित करने वाली थी। अब दूसरे अध्याय में जानते हैं हाईबरी का युग और शुरुआती सफलता। 1913 से 1925 तो सन 1913 आर्सेनल फुटबॉल क्लब के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। लगभग 3 दशकों तक दक्षिण पूर्वी लंदन के वुलविच क्षेत्र में संघर्ष करने के बाद क्लब ने उत्तर लंदन के हाईबरी क्षेत्र में स्थानांतरित होने का साहसिक निर्णय लिया। यह केवल मैदान बदलने का फैसला नहीं था, बल्कि क्लब की पहचान, महत्वाकांक्षा और भविष्य को नई दिशा देने वाला कदम था। आगे चलकर यही निर्णय आर्सेनल को इंग्लैंड के सबसे बड़े और प्रभावशाली फुटबॉल क्लबों में स्थापित करने का आधार बना। वुलविच में क्लब लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था। दर्शकों की संख्या सीमित थी, परिवहन सुविधाएं पर्याप्त नहीं थीं और टिकटों से होने वाली आय क्लब की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। दूसरी ओर उत्तर लंदन तेजी से विकसित हो रहा था।
वहां रेल और ट्राम जैसी परिवहन सुविधाएं बेहतर थीं तथा बड़ी आबादी फुटबॉल देखने के लिए आसानी से पहुंच सकती थी। क्लब के अध्यक्ष हेनरी नॉरिस ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए हाइबरी को नया घर बनाने का निर्णय लिया। हाइबरी में क्लब ने एक नए मैदान का निर्माण कराया, जिसे बाद में इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल स्टेडियमों में गिना जाने लगा। शुरुआती वर्षों में यह मैदान अत्याधुनिक नहीं था, लेकिन इसकी स्थिति और सुविधाएं वुलविच की तुलना में कहीं बेहतर थीं। नया मैदान अधिक दर्शकों को आकर्षित करने में सक्षम था और क्लब को आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर प्रदान करता था। स्थानांतरण के साथ ही क्लब के नाम में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। वुलविच आर्सेनल अब केवल आर्सेनल बन गया। यह परिवर्तन प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि क्लब अब किसी एक स्थानीय क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसका लक्ष्य पूरे लंदन और इंग्लैंड में अपनी पहचान बनाना था। यह नया नाम सरल, प्रभावशाली और याद रखने में आसान था। आने वाले वर्षों में यही नाम विश्व फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित पहचान बन गया। हालांकि नए मैदान में आने के तुरंत बाद क्लब को एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। पूरे यूरोप में युद्ध का प्रभाव दिखाई देने लगा और इंग्लैंड भी इससे अछूता नहीं रहा। अनेक फुटबॉल खिलाड़ी सेना में भर्ती हो गए। कई स्टेडियमों का उपयोग सैन्य आवश्यकताओं के लिए किया जाने लगा। 1915 के बाद नियमित फुटबॉल प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गईं और इंग्लिश फुटबॉल लगभग 4 वर्षों तक प्रभावित रहा। युद्ध के दौरान आर्सेनल के कई खिलाड़ियों और कर्मचारियों ने देश की सेवा की। कुछ खिलाड़ी युद्ध से लौट आए, जबकि कुछ ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। इस कठिन समय ने क्लब को गहराई से प्रभावित किया। आर्थिक गतिविधियां लगभग रुक गईं और फुटबॉल क्लबों का अस्तित्व बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया। फिर भी आर्सेनल ने हार नहीं मानी और युद्ध समाप्त होने के बाद नए उत्साह के साथ वापसी की तैयारी शुरू कर दी। 1918 में युद्ध समाप्त हुआ और अगले वर्ष इंग्लैंड में फुटबॉल प्रतियोगिताएं पुनः आरंभ हुईं। इसी समय इंग्लिश फुटबॉल लीग के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। लीग का विस्तार किया गया और प्रथम डिवीजन में टीमों की संख्या बढ़ाई गई। आर्सेनल उस समय द्वितीय डिवीजन में था, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक निर्णयों और मतदान प्रक्रिया के बाद उसे 1919 में प्रथम डिवीजन में स्थान प्रदान किया गया। यह निर्णय उस समय काफी विवादास्पद रहा। कुछ क्लबों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि खेल के परिणामों के आधार पर अन्य क्लबों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। फिर भी आधिकारिक मतदान में आर्सेनल को बहुमत प्राप्त हुआ और वह प्रथम डिवीजन का सदस्य बन गया। इतिहासकारों का मानना है कि हेनरी नॉरिस की प्रशासनिक क्षमता और फुटबॉल जगत में उनके प्रभाव ने इस निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम डिवीजन में वापसी आर्सेनल के लिए बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन अब असली चुनौती शुरू हुई। इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ क्लबों के बीच लगातार अच्छा प्रदर्शन करना आसान नहीं था। शुरुआती वर्षों में टीम अक्सर मध्य तालिका में रहती थी। कभी कभी शानदार जीत मिलती तो कभी निराशाजनक हार का सामना करना पड़ता। इसके बावजूद क्लब धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करता गया। इस अवधि में क्लब ने खिलाड़ियों की भर्ती पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। प्रबंधन समझ चुका था कि यदि शीर्ष क्लब बनना है तो केवल स्थानीय खिलाड़ियों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। बेहतर प्रतिभाओं की खोज की जाने लगी और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार किया गया। यद्यपि आधुनिक खेल विज्ञान उस समय विकसित नहीं हुआ था, फिर भी फिटनेस और अनुशासन पर विशेष बल दिया जाने लगा। हाइबरी का वातावरण भी धीरे धीरे क्लब की सबसे बड़ी ताकत बन गया। प्रत्येक घरेलू मैच में दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी। स्थानीय समुदाय ने क्लब को खुले दिल से अपनाया। परिवारों, युवाओं और श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए फुटबॉल सप्ताह का सबसे बड़ा मनोरंजन बन गया। हाइबरी केवल एक स्टेडियम नहीं रहा, बल्कि यह आर्सेनल समर्थकों का दूसरा घर बन गया। इन्हीं वर्षों में आर्सेनल की पहचान एक अनुशासित और मेहनती टीम के रूप में बनने लगी। टीम भले ही अभी तक लगातार ट्रॉफियां नहीं जीत रही थी, लेकिन उसके खेल में आत्मविश्वास दिखाई देने लगा था। विरोधी क्लब अब आर्सेनल को हल्के में नहीं लेते थे। प्रत्येक सीजन में टीम का अनुभव बढ़ रहा था और खिलाड़ियों के बीच बेहतर तालमेल विकसित हो रहा था। आर्थिक दृष्टि से भी क्लब की स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक स्थिर हो चुकी थी। हाइबरी में अधिक दर्शक आने लगे थे, जिससे टिकट बिक्री में वृद्धि हुई। क्लब को अपने मैदान के रखरखाव, खिलाड़ियों के वेतन और भविष्य की योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन मिलने लगे। यह वित्तीय मजबूती आगे चलकर बड़े खिलाड़ियों और उत्कृष्ट प्रबंधकों को आकर्षित करने में सहायक बनी। इस दौर में आर्सेनल के प्रशासन ने यह समझ लिया
कि केवल वर्तमान पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। क्लब को दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है। इसी सोच के कारण प्रशिक्षण व्यवस्था, युवा खिलाड़ियों के विकास और संगठनात्मक संरचना में सुधार किया गया। ये परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई दिए, लेकिन भविष्य में उनका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। हाइबरी के शुरुआती वर्षों में क्लब के समर्थकों की संस्कृति भी विकसित होने लगी। मैच के दिन हजारों प्रशंसक लाल और सफेद रंग के परिधानों में स्टेडियम पहुंचते थे। वे पूरे उत्साह से टीम का समर्थन करते और कठिन परिस्थितियों में भी खिलाड़ियों का मनोबल बनाए रखते। यही मजबूत समर्थक संस्कृति आगे चलकर आर्सेनल की पहचान का अभिन्न हिस्सा बनी। 1920 के दशक के मध्य तक आर्सेनल एक सम्मानजनक प्रथम डिवीजन क्लब बन चुका था, लेकिन अभी भी उसे उस महान सफलता की तलाश थी जो उसे इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ क्लबों की श्रेणी में स्थापित कर सके। क्लब के भीतर यह भावना मजबूत हो चुकी थी कि केवल भागीदारी पर्याप्त नहीं है, लक्ष्य चैंपियन बनना होना चाहिए। प्रबंधन ने महसूस किया कि टीम को ऐसे दूरदर्शी नेता की आवश्यकता है जो आधुनिक सोच, नई रणनीतियों और पेशेवर दृष्टिकोण के साथ क्लब को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। यह खोज अंततः एक ऐसे व्यक्ति पर जाकर समाप्त हुई जिसने न केवल आर्सेनल बल्कि पूरे इंग्लिश फुटबॉल की दिशा बदल दी। वह व्यक्ति थे हर्बर्ट चैपमैन। 1925 में चैपमैन के आगमन के साथ आर्सेनल के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उनकी सोच पारंपरिक फुटबॉल से कहीं आगे थी। उन्होंने प्रशिक्षण, रणनीति, खिलाड़ियों की तैयारी और क्लब प्रबंधन के ऐसे मानक स्थापित किए जिनका प्रभाव दशकों तक दिखाई दिया। हाइबरी के शुरुआती संघर्ष और स्थिरता ने उस महान परिवर्तन की नींव तैयार कर दी थी जो आने वाले वर्षों में आर्सेनल को इंग्लैंड का सबसे शक्तिशाली फुटबॉल क्लब बनाने वाला था। 1913 से 1925 तक का यह दौर आर्सेनल के लिए परिवर्तन, धैर्य और निर्माण का समय था। वुल्विच से हाइबरी की यात्रा, प्रथम विश्व युद्ध की कठिनाइयां, प्रथम डिवीजन में वापसी, आर्थिक स्थिरता और समर्थकों का बढ़ता विश्वास, इन सभी घटनाओं ने क्लब को एक नई पहचान दी। यह वह समय था जब आर्सेनल ने अपने भविष्य की मजबूत नींव रखी। आने वाले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे हर्बर्ट चैपमैन के नेतृत्व में यही क्लब आधुनिक फुटबॉल की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक का केंद्र बना और इंग्लैंड में सफलता का नया इतिहास रचा। अब तीसरे अध्याय में जानते हैं हर्बर्ट चैपमैन की क्रांति और आर्सेनल का स्वर्णिम उदय 1925 से 1934। तो सन 1925 आर्सेनल फुटबॉल क्लब के इतिहास में केवल एक नया सीजन नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे युग की शुरुआत थी जिसने क्लब की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। हाइबरी में स्थानांतरण और प्रथम डिवीजन में स्थिरता प्राप्त करने के बाद भी आर्सेनल उस स्तर की सफलता हासिल नहीं कर पाया था जिसकी उसके समर्थकों को उम्मीद थी। क्लब को ऐसे दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता थी जो केवल मैच जीतने तक सीमित न हो, बल्कि पूरे संगठन की कार्यशैली बदल सके। इसी समय क्लब ने हर्बर्ट चैपमैन को अपना प्रबंधक नियुक्त किया। यह निर्णय आगे चलकर इंग्लिश फुटबॉल के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक माना गया। हर्बर्ट चैपमैन पहले से ही इंग्लैंड के सम्मानित फुटबॉल प्रबंधकों में गिने जाते थे। उन्होंने अपने पिछले क्लबों में अनुशासन, आधुनिक रणनीति और वैज्ञानिक सोच का सफल प्रयोग किया था। जब वे आर्सेनल पहुंचे, तब उन्होंने केवल खिलाड़ियों की सूची नहीं देखी, बल्कि पूरे क्लब की संरचना, प्रशिक्षण प्रणाली, प्रशासन और भविष्य की संभावनाओं का गहराई से अध्ययन किया। उनका मानना था कि एक महान क्लब केवल अच्छे खिलाड़ियों से नहीं बनता, बल्कि उत्कृष्ट संगठन, स्पष्ट दृष्टि और निरंतर सुधार की संस्कृति से बनता है। चैपमैन ने सबसे पहले खिलाड़ियों में अनुशासन और पेशेवर रवैया विकसित करने पर ध्यान दिया। उस समय कई फुटबॉल क्लबों में प्रशिक्षण की व्यवस्था सीमित थी। खिलाड़ी अक्सर केवल मैच से पहले अभ्यास करते थे, लेकिन चैपमैन ने नियमित प्रशिक्षण, शारीरिक फिटनेस और मानसिक तैयारी को अनिवार्य बना दिया। उन्होंने खिलाड़ियों से समय की पाबंदी, स्वस्थ जीवन शैली और टीम भावना की अपेक्षा की। धीरे धीरे आर्सेनल के खिलाड़ी पहले से अधिक फिट, संगठित और आत्मविश्वासी दिखाई देने लगे। इसी दौरान इंग्लैंड के फुटबॉल नियमों में ऑफसाइड कानून में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। इस परिवर्तन से अधिकांश क्लबों की पारंपरिक रणनीतियां प्रभावित हुईं। कई टीमें नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संघर्ष कर रही थीं, लेकिन चैपमैन ने इसे अवसर के रूप में देखा। उन्होंने नई सामरिक प्रणाली विकसित की, जिसे बाद में WM फॉर्मेशन के नाम से प्रसिद्ध मिली।
इस रणनीति में खिलाड़ियों की स्थिति और जिम्मेदारियों को नए तरीके से व्यवस्थित किया गया। रक्षा पंक्ति को अधिक मजबूत बनाया गया, जबकि आक्रमण को तेज और संतुलित रूप दिया गया। इस प्रणाली से टीम रक्षा और आक्रमण के बीच बेहतर संतुलन बना सकी। उस समय यह फुटबॉल की सबसे आधुनिक रणनीतियों में से एक मानी गई और बाद में दुनिया भर के अनेक क्लबों ने इसे अपनाया। चैपमैन केवल रणनीति तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने खिलाड़ियों के चयन में भी दूरदृष्टि दिखाई। वे केवल प्रसिद्ध खिलाड़ियों को खरीदने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि ऐसे फुटबॉलरों की तलाश करते थे जिनमें सीखने की क्षमता, अनुशासन और टीम के लिए खेलने का जज्बा हो। उन्होंने कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को क्लब से जोड़ा और उन्हें अपनी रणनीति के अनुसार विकसित किया। धीरे धीरे आर्सेनल के पास इंग्लैंड की सबसे संतुलित टीमों में से एक तैयार हो गई। हाइबरी स्टेडियम में भी चैपमैन ने अनेक सुधार करवाए। उन्होंने दर्शकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाया और क्लब की पेशेवर छवि को मजबूत किया। उनके सुझावों पर प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया गया। खिलाड़ियों के लिए बेहतर चिकित्सा व्यवस्था और पुनर्वास की सुविधाएं विकसित की गईं। उस समय अधिकांश क्लब इन बातों पर विशेष ध्यान नहीं देते थे, इसलिए चैपमैन का दृष्टिकोण अत्यंत आधुनिक माना गया। उन्होंने क्लब की पहचान को भी मजबूत करने का प्रयास किया। खिलाड़ियों की पोशाक, यात्रा व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवहार में उच्च स्तर की पेशेवरता दिखाई देने लगी। आर्सेनल अब केवल फुटबॉल खेलने वाला क्लब नहीं रहा, बल्कि एक सुव्यवस्थित संस्था के रूप में विकसित होने लगा। 1926 और 1927 के बीच टीम के प्रदर्शन में स्पष्ट सुधार दिखाई देने लगा। यद्यपि प्रारंभिक वर्षों में कुछ उतार चढ़ाव रहे, लेकिन चैपमैन को अपनी योजनाओं पर पूरा विश्वास था। वे अल्पकालिक परिणामों की बजाय दीर्घकालिक सफलता पर ध्यान देते थे। उन्होंने खिलाड़ियों को धैर्य रखने और अपनी रणनीति पर विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। 1927 में आर्सेनल पहली बार एफए कप के फाइनल में पहुंचा। हालांकि टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस उपलब्धि ने यह स्पष्ट कर दिया कि क्लब अब इंग्लैंड के शीर्ष क्लबों की श्रेणी में प्रवेश कर चुका है। हार के बावजूद चैपमैन ने खिलाड़ियों का मनोबल गिरने नहीं दिया। उन्होंने इस अनुभव को भविष्य की सफलता की तैयारी माना। अगले कुछ वर्षों में उनकी मेहनत का परिणाम सामने आने लगा। 1930 में आर्सेनल ने पहली बार एफए कप जीतकर क्लब के इतिहास की पहली बड़ी ट्रॉफी अपने नाम की। फाइनल में शानदार प्रदर्शन ने पूरे इंग्लैंड का ध्यान आर्सेनल की ओर आकर्षित किया। यह केवल एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि वर्षों की मेहनत, योजना और अनुशासन का पुरस्कार था। एफए कप जीतने के बाद खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब उनका लक्ष्य लीग चैंपियन बनना था। चैपमैन ने टीम को और अधिक संगठित किया। उन्होंने खिलाड़ियों के बीच तालमेल, तेज पासिंग, सटीक रक्षण और प्रभावी आक्रमण पर विशेष बल दिया। परिणाम स्वरूप 1930 से 31 के सीजन में आर्सेनल ने पहली बार इंग्लिश लीग चैंपियनशिप जीत ली। यह जीत ऐतिहासिक थी। पहली बार आर्सेनल इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ क्लब बना। हाईबरी में हजारों समर्थकों ने इस सफलता का उत्सव मनाया। क्लब के लिए यह वह क्षण था जिसका सपना संस्थापकों ने 1886 में देखा था। एक छोटे फैक्ट्री क्लब से शुरू हुई यात्रा अब इंग्लैंड की सबसे बड़ी फुटबॉल उपलब्धियों तक पहुंच चुकी थी। चैपमैन की सफलता केवल मैदान तक सीमित नहीं थी। उन्होंने क्लब के प्रचार और पहचान पर भी विशेष ध्यान दिया। माना जाता है कि हाईबरी के निकट स्थित भूमिगत रेलवे स्टेशन का नाम आर्सेनल रखने के पीछे भी उनके प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इससे क्लब की पहचान पूरे लंदन में और अधिक मजबूत हुई। आज भी यह स्टेशन विश्व फुटबॉल के इतिहास में एक अनूठा उदाहरण माना जाता है। उन्होंने खिलाड़ियों की यात्रा के लिए आरामदायक बसों की व्यवस्था की, मैच से पहले होटल में ठहरने जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं शुरू की और खेल विज्ञान के प्रारंभिक सिद्धांतों का उपयोग किया। इन सुधारों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। 1931 से 32 के सीजन में आर्सेनल ने फिर शानदार प्रदर्शन किया और लगातार शीर्ष टीमों में बना रहा। टीम अब इंग्लैंड की सबसे आक्रामक और अनुशासित इकाइयों में गिनी जाने लगी। विरोधी क्लब आर्सेनल की रणनीति का मुकाबला करने के लिए विशेष तैयारी करने लगे। 1932 से 33 के सीजन में आर्सेनल ने एक बार फिर लीग चैंपियनशिप जीतकर साबित कर दिया कि उसकी पहली सफलता कोई संयोग नहीं थी। क्लब अब इंग्लैंड में श्रेष्ठता स्थापित कर चुका था। हर्बर्ट चैपमैन की योजनाएं पूरी तरह सफल होती दिखाई दे रही थी। दुर्भाग्यवश जनवरी 1934 में फुटबॉल जगत को गहरा आघात पहुंचा। हर्बर्ट चैपमैन का निमोनिया के कारण अचानक निधन हो गया।
उनकी मृत्यु केवल आर्सेनल ही नहीं बल्कि पूरे इंग्लिश फुटबॉल के लिए बड़ी क्षति थी। उस समय वे अपनी सफलता के शिखर पर थे और भविष्य के लिए अनेक योजनाएं बना रहे थे। हालांकि उनका जीवन अपेक्षाकृत छोटा रहा, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। उनके द्वारा विकसित रणनीतियां, प्रशिक्षण पद्धतियां और प्रशासनिक सुधार आने वाले दशकों तक आर्सेनल की सफलता का आधार बने रहे। उनके बाद आने वाले प्रबंधकों ने भी उसी मजबूत नींव पर क्लब को आगे बढ़ाया। हर्बर्ट चैपमैन ने आर्सेनल को केवल ट्रॉफियां नहीं दिलाईं, बल्कि एक ऐसी पहचान दी जो आज भी क्लब की संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि महान सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, अनुशासन, नवाचार और निरंतर सुधार से प्राप्त होती है। आधुनिक फुटबॉल के विकास में उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि अनेक इतिहासकार उन्हें खेल के सबसे प्रभावशाली प्रबंधकों में शामिल करते हैं। 1925 से 1934 तक का यह काल आर्सेनल के इतिहास में एक वास्तविक क्रांति का युग था। एक साधारण प्रथम डिवीजन क्लब से आर्सेनल इंग्लैंड की सबसे शक्तिशाली टीम बन चुका था। हाइबरी अब केवल एक स्टेडियम नहीं, बल्कि सफलता, आधुनिकता और उत्कृष्टता का प्रतीक बन गया था। आने वाले वर्षों में यही मजबूत नींव आर्सेनल को लगातार नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली थी और क्लब अपने पहले स्वर्णिम दशक में प्रवेश करने वाला था। अब चौथे अध्याय में जानते हैं स्वर्णिम दशक और इंग्लिश फुटबॉल पर आर्सेनल का प्रभाव 1934 से 1953। तो जनवरी 1934 में हर्बर्ट चैपमैन के अचानक निधन ने आर्सेनल फुटबॉल क्लब को गहरा झटका दिया। वे केवल एक सफल प्रबंधक नहीं थे, बल्कि क्लब के दूरदर्शी निर्माता थे। उनके नेतृत्व में आर्सेनल ने आधुनिक फुटबॉल की नई परिभाषा लिखी थी। स्वाभाविक रूप से अनेक लोगों को लगा कि उनके जाने के बाद क्लब की सफलता का दौर समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चैपमैन द्वारा तैयार की गई मजबूत नींव, अनुशासित संगठन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बदौलत आर्सेनल ने अपनी सफलता की यात्रा जारी रखी और 1930 का दशक क्लब के इतिहास का पहला वास्तविक स्वर्णिम युग बन गया। चैपमैन के निधन के बाद क्लब की जिम्मेदारी जो शॉ के हाथों में आई। उन्होंने किसी प्रकार की बड़ी क्रांति करने के बजाय चैपमैन की स्थापित कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाया। यही निर्णय सबसे सही साबित हुआ। खिलाड़ियों को पहले से निर्धारित रणनीति पर भरोसा था और टीम का आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा था। परिणाम स्वरूप आर्सेनल ने 1933 से 34 का लीग सीजन सफलतापूर्वक पूरा करते हुए एक और लीग चैंपियनशिप अपने नाम की। इस सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि आर्सेनल की शक्ति केवल किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं थी। क्लब अब एक मजबूत संस्था बन चुका था, जहां प्रत्येक खिलाड़ी अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाता था। टीम का सामूहिक प्रदर्शन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। 1934 से 35 का सीजन आर्सेनल के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। इस वर्ष क्लब ने इंग्लिश लीग में शानदार प्रदर्शन किया और पूरे सीजन में आक्रामक फुटबॉल खेलते हुए बड़ी संख्या में गोल किए। उस समय आर्सेनल का आक्रमण इंग्लैंड का सबसे खतरनाक माना जाता था। टीम तेज पासिंग, सटीक मूवमेंट और संगठित खेल के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थी। विरोधी टीमों के लिए हाइबरी में जीत हासिल करना अत्यंत कठिन होता जा रहा था। इन्हीं वर्षों में कई महान खिलाड़ी आर्सेनल की पहचान बने। क्लिफ बास्टिन अपनी तेज गति और गोल करने की क्षमता के कारण विरोधी रक्षा पंक्ति के लिए हमेशा खतरा बने रहते थे। टेड ड्रेक अपनी शक्तिशाली स्ट्राइकिंग और शानदार गोल स्कोरिंग के लिए प्रसिद्ध थे। एलेक्स जेम्स अपनी रचनात्मक मिडफील्ड भूमिका के कारण टीम की धुरी बन चुके थे। इन खिलाड़ियों ने मिलकर आर्सेनल को ऐसी ताकत प्रदान की जिसकी बराबरी करना उस समय किसी भी क्लब के लिए आसान नहीं था। 1935 में टेड ड्रेक ने एक लीग मैच में 7 गोल करके इंग्लिश शीर्ष लीग का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। यह उपलब्धि आज भी फुटबॉल इतिहास के सबसे यादगार व्यक्तिगत प्रदर्शनों में गिनी जाती है। ऐसे प्रदर्शन केवल व्यक्तिगत प्रतिभा का परिणाम नहीं थे, बल्कि चैपमैन द्वारा विकसित सामूहिक रणनीति और टीम वर्क की सफलता भी थे। आर्सेनल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। हाइबरी स्टेडियम लगभग हर घरेलू मैच में दर्शकों से भर जाता था। हजारों समर्थक लाल और सफेद रंग के क्लब के पारंपरिक परिधान पहनकर अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते थे। धीरे धीरे आर्सेनल केवल उत्तर लंदन का क्लब नहीं रहा, बल्कि पूरे इंग्लैंड में उसके प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। 1935 से 36 का सीजन उतार चढ़ाव से भरा रहा। लीग में टीम अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी,
लेकिन एफए कप प्रतियोगिता में शानदार खेल दिखाते हुए आर्सेनल ने दूसरी बार यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीत ली। इस जीत ने साबित किया कि क्लब केवल लीग में ही नहीं, बल्कि हर बड़ी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखता है। इसके अगले 2 वर्षों में आर्सेनल ने फिर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। 1937 से 38 के सीजन में क्लब ने एक बार फिर इंग्लिश लीग चैंपियनशिप जीत ली। ये कुछ ही वर्षों में उसकी 5वीं लीग ट्रॉफी थी। इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता ने आर्सेनल को इंग्लैंड का सबसे प्रभावशाली फुटबॉल क्लब बना दिया। 1930 के दशक के अंत तक आर्सेनल की पहचान केवल ट्रॉफियां जीतने वाले क्लब के रूप में नहीं थी, बल्कि वह आधुनिक फुटबॉल का प्रतीक बन चुका था। अन्य क्लब उसकी प्रशिक्षण प्रणाली, खिलाड़ियों के चयन, रणनीति और प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन करने लगे। अनेक प्रबंधकों ने चैपमैन द्वारा विकसित WM प्रणाली को अपनाया। इस प्रकार आर्सेनल ने पूरे इंग्लिश फुटबॉल की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इतिहास ने एक बार फिर क्लब की प्रगति को चुनौती दी। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। पूरे यूरोप की तरह इंग्लैंड भी युद्ध की विभीषिका में घिर गया। फुटबॉल लीग प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गईं और अधिकांश खिलाड़ियों ने सेना में भर्ती होकर देश की सेवा की। हाइबरी स्टेडियम का उपयोग भी युद्ध संबंधी आवश्यकताओं के लिए किया गया। कई हिस्सों को सैन्य उपयोग में लिया गया और युद्ध के दौरान स्टेडियम को भी क्षति पहुंची। युद्ध के 6 वर्षों ने आर्सेनल सहित पूरे इंग्लिश फुटबॉल को गहराई से प्रभावित किया। कई खिलाड़ियों का करियर बाधित हुआ, कुछ खिलाड़ी युद्ध में घायल हुए और कुछ कभी वापस नहीं लौट सके। क्लब के लिए यह अत्यंत कठिन समय था। फिर भी आर्सेनल ने अपनी संस्था को जीवित रखा और युद्ध समाप्त होने के बाद पुनर्निर्माण की तैयारी शुरू कर दी। 1945 में युद्ध समाप्त हुआ और अगले वर्ष नियमित फुटबॉल प्रतियोगिताएं पुनः शुरू हुईं। युद्ध के बाद अधिकांश क्लब नई शुरुआत कर रहे थे। खिलाड़ियों की फिटनेस, टीम संरचना और आर्थिक स्थिति सभी प्रभावित थीं। ऐसे समय में आर्सेनल ने फिर अपनी संगठनात्मक क्षमता का परिचय दिया। 1947 से 48 का सीजन क्लब के लिए शानदार साबित हुआ। युद्ध के बाद नई टीम तैयार करने के बावजूद आर्सेनल ने लीग चैंपियनशिप जीत ली। यह सफलता इस बात का प्रमाण थी कि क्लब की संस्कृति और संगठन किसी एक पीढ़ी तक सीमित नहीं था। हर नई टीम उसी अनुशासन और मेहनत की परंपरा को आगे बढ़ा रही थी। युद्ध के बाद क्लब में कई नए खिलाड़ी शामिल हुए। उन्होंने पुराने खिलाड़ियों से अनुभव सीखा और क्लब की परंपराओं को अपनाया। प्रबंधन ने युवा प्रतिभाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया। यही नीति आने वाले दशकों में आर्सेनल की सबसे बड़ी ताकत बनी। 1950 में आर्सेनल ने तीसरी बार एफए कप जीतकर अपने गौरवशाली इतिहास में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ दी। फाइनल में टीम ने संयम, धैर्य और सामूहिक खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस जीत ने यह सिद्ध किया कि युद्ध के बाद भी आर्सेनल इंग्लैंड के सबसे मजबूत क्लबों में शामिल है। हालांकि 1950 के दशक की शुरुआत तक परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी थीं। अन्य क्लब भी आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर खिलाड़ियों और नई रणनीतियों को अपनाने लगे। प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं अधिक कठिन हो चुकी थी। आर्सेनल अभी भी सम्मानित क्लब था, लेकिन अब उसे अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए नए विचारों और नए नेतृत्व की आवश्यकता महसूस होने लगी। इन वर्षों में क्लब ने केवल मैदान पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी अपनी पहचान मजबूत की। आर्सेनल खिलाड़ियों का अनुशासन, समर्थकों के प्रति सम्मान और खेल भावना के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। क्लब की छवि ऐसी संस्था की बन गई थी जो केवल जीतने के लिए नहीं खेलती, बल्कि फुटबॉल के उच्च आदर्शों का भी सम्मान करती है। 1934 से 1953 तक का यह काल आर्सेनल के इतिहास का पहला स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। इस दौरान क्लब ने अनेक लीग चैंपियनशिप और एफए कप जीते, आधुनिक फुटबॉल की रणनीतियों को लोकप्रिय बनाया, खिलाड़ियों के विकास की नई प्रणाली स्थापित की और इंग्लैंड में पेशेवर फुटबॉल की संस्कृति को मजबूत किया। हर्बर्ट चैपमैन द्वारा बोया गया बीज अब विशाल वृक्ष बन चुका था, जिसकी छाया पूरे इंग्लिश फुटबॉल पर दिखाई दे रही थी। हालांकि 1950 के दशक के मध्य तक नई चुनौतियां सामने आने लगी थीं। क्लब को फिर एक ऐसे दौर का सामना करना था जिसमें सफलता उतनी आसान नहीं रहने वाली थी। आने वाले वर्षों में आर्सेनल को संघर्ष, पुनर्निर्माण और नई दिशा की तलाश करनी थी। यही संघर्ष भविष्य में क्लब को फिर एक नए स्वर्णिम युग की ओर ले जाने वाला था। अगले अध्याय में हम युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण, बदलते इंग्लिश फुटबॉल
और उन चुनौतियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने आर्सेनल को फिर से स्वयं को नया रूप देने के लिए प्रेरित किया। अब 5वें अध्याय में जानते हैं युद्ध के बाद पुनर्निर्माण, नई चुनौतियां और परिवर्तन का दौर 1953 से 1986। तो सन 1953 तक आर्सेनल फुटबॉल क्लब इंग्लैंड के सबसे सफल क्लबों में अपनी पहचान स्थापित कर चुका था। 1930 और 1940 के दशकों की ऐतिहासिक सफलताओं ने क्लब को सम्मान, लोकप्रियता और गौरव प्रदान किया था। लेकिन फुटबॉल लगातार बदल रहा था। नए क्लब उभर रहे थे, प्रशिक्षण के तरीके विकसित हो रहे थे और प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं अधिक कठिन होती जा रही थी। आर्सेनल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह अपने गौरवशाली अतीत को बनाए रखते हुए भविष्य के लिए स्वयं को नए रूप में तैयार करे। 1953 से 1986 तक का समय क्लब के लिए संघर्ष, पुनर्निर्माण, निराशा, आशा और अंततः नई सफलता की नींव रखने का काल सिद्ध हुआ। 1952 से 53 के सीजन में आर्सेनल ने लीग चैंपियनशिप जीतकर अपनी 7वीं इंग्लिश लीग ट्रॉफी हासिल की। यह जीत अत्यंत रोमांचक थी क्योंकि अंतिम दौर तक खिताब का फैसला नहीं हुआ था। गोल औसत के आधार पर आर्सेनल ने प्रतियोगिता जीती। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि अगली लीग चैंपियनशिप के लिए क्लब को लगभग 2 दशक तक इंतजार करना पड़ेगा। 1950 के दशक के मध्य में क्लब के कई अनुभवी खिलाड़ी धीरे धीरे संन्यास लेने लगे। नई पीढ़ी के खिलाड़ी प्रतिभाशाली तो थे, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी थी। इसी बीच इंग्लैंड के अन्य क्लबों ने भी अपने खेल स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया। परिणाम स्वरूप आर्सेनल का दबदबा धीरे धीरे कम होने लगा। इन वर्षों में क्लब कई बार लीग तालिका में सम्मानजनक स्थान पर रहा, लेकिन वह चैंपियन बनने की दौड़ में लगातार पीछे रहने लगा। समर्थकों के लिए यह समय कठिन था क्योंकि वे पिछले स्वर्णिम युग की यादों के साथ जी रहे थे। फिर भी हाइबरी स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ। हर सप्ताह हजारों प्रशंसक अपनी टीम का समर्थन करने पहुंचते रहे। 1956 में क्लब के महान प्रबंधक टॉम व्हिटेकर का निधन हो गया। उनके नेतृत्व में आर्सेनल ने युद्ध के बाद पुनः सफलता प्राप्त की थी। उनके जाने के बाद क्लब को स्थिर नेतृत्व खोजने में कठिनाई हुई। आने वाले वर्षों में कई प्रबंधक बदले गए, लेकिन कोई भी लंबे समय तक वैसी निरंतर सफलता नहीं दिला सका जैसी चैपमैन और व्हिटेकर के समय देखने को मिली थी। 1960 का दशक पूरे इंग्लिश फुटबॉल के लिए परिवर्तन का समय था। टेलीविजन पर फुटबॉल प्रसारण लोकप्रिय होने लगे। क्लबों की आय के नए स्रोत विकसित हुए। यूरोपीय प्रतियोगिताओं का महत्व बढ़ा और खिलाड़ियों की फिटनेस पर पहले से अधिक ध्यान दिया जाने लगा। आर्सेनल इन परिवर्तनों को समझ तो रहा था, लेकिन मैदान पर उसके परिणाम अपेक्षित स्तर के नहीं थे। इन वर्षों में क्लब ने युवा खिलाड़ियों के विकास पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। हाइबरी में प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाया गया और भविष्य की प्रतिभाओं को तैयार करने की योजना बनाई गई। यही नीति आगे चलकर क्लब की सफलता का आधार बनी। 1966 में क्लब ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और पूर्व खिलाड़ी बर्टिमी को प्रबंधक नियुक्त किया। प्रारंभ में इस नियुक्ति को लेकर कई लोगों के मन में संदेह था, क्योंकि मी पहले फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कार्य कर चुके थे और उनके पास शीर्ष स्तर के प्रबंधक का अनुभव सीमित था। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे टीम में अनुशासन, संगठन और आत्मविश्वास का निर्माण शुरू किया। बर्टिमी ने केवल खिलाड़ियों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक मजबूत कोचिंग टीम भी तैयार की। उन्होंने सहयोगियों की सलाह को महत्व दिया और सामूहिक निर्णय लेने की संस्कृति विकसित की। यह उस समय के लिए अपेक्षाकृत आधुनिक सोच थी। 1968 और 1969 के सीजन में आर्सेनल ने अच्छे संकेत दिए। टीम पहले की तुलना में अधिक संगठित दिखाई देने लगी। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन बेहतर हुआ। समर्थकों को विश्वास होने लगा कि क्लब एक बार फिर बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहा है। इस विश्वास को वास्तविक रूप मिला 1969 से 70 के यूरोपीय प्रतियोगिता सीजन में। आर्सेनल ने इंटरसिटीज फेयर्स कप में शानदार प्रदर्शन किया और पहली बार किसी प्रमुख यूरोपीय प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। फाइनल में पहले चरण में हारने के बावजूद टीम ने दूसरे चरण में शानदार वापसी करते हुए कुल परिणाम अपने पक्ष में कर लिया। ये जीत क्लब के इतिहास में ऐतिहासिक थी, क्योंकि पहली बार आर्सेनल ने यूरोप में अपनी ताकत साबित की। यूरोपीय सफलता ने खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी। अब लक्ष्य केवल घरेलू प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करना नहीं था, बल्कि इंग्लैंड की सर्वश्रेष्ठ टीम बनना भी था।
1970 से 71 का सीजन आर्सेनल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। इस वर्ष क्लब ने वह उपलब्धि हासिल की जिसे डबल कहा जाता है, एक ही सीजन में इंग्लिश लीग चैंपियनशिप और एफए कप दोनों जीतना। उस समय यह उपलब्धि अत्यंत दुर्लभ मानी जाती थी। लीग का अंतिम मुकाबला उत्तर लंदन के प्रतिद्वंद्वी टॉटनहम हॉटस्पर के मैदान पर खेला गया। खिताब जीतने के लिए आर्सेनल को जीत या आवश्यक अंतर से परिणाम चाहिए था। पूरे मैच में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। अंततः अंतिम मिनटों में रे कैनेडी ने निर्णायक गोल किया और आर्सेनल लीग चैंपियन बन गया। यह गोल आज भी क्लब के सबसे यादगार क्षणों में गिना जाता है। कुछ ही दिनों बाद एफए कप फाइनल में आर्सेनल का सामना लिवरपूल से हुआ। मैच बेहद रोमांचक रहा और अतिरिक्त समय तक पहुंचा। अंततः चार्ली जॉर्ज के शानदार गोल की बदौलत आर्सेनल ने 2-1 से जीत दर्ज की और पहली बार अपने इतिहास में लीग तथा एफए कप दोनों ट्रॉफियां एक ही सीजन में जीत लीं। यह उपलब्धि क्लब के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। 1971 की इस सफलता के बाद पूरे इंग्लैंड में आर्सेनल का सम्मान और बढ़ गया। क्लब ने यह साबित कर दिया कि वर्षों के संघर्ष के बाद भी वह शीर्ष पर लौट सकता है। हाइबरी एक बार फिर उत्सव का केंद्र बन गया और समर्थकों ने अपनी टीम का भव्य स्वागत किया। हालांकि इसके बाद क्लब लगातार उसी स्तर का प्रदर्शन बनाए नहीं रख सका। 1970 के दशक के मध्य में कई प्रमुख खिलाड़ी संन्यास लेने लगे या अन्य क्लबों में चले गए। नई टीम को तैयार होने में समय लगा। परिणाम स्वरूप आर्सेनल कई बार शीर्ष 4 में रहने के बावजूद ट्रॉफियां जीतने में असफल रहा। फिर भी इस अवधि में क्लब ने कई महत्वपूर्ण फाइनल खेले। 1978, 1979 और 1980 में लगातार एफए कप फाइनल तक पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। इनमें सबसे यादगार 1979 का फाइनल माना जाता है, जिसे फुटबॉल इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में गिना जाता है। 1979 के एफए कप फाइनल में आर्सेनल का मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड से हुआ। अधिकांश समय तक आर्सेनल मैच पर नियंत्रण बनाए हुए था और 2-0 की बढ़त हासिल कर चुका था। लेकिन अंतिम मिनटों में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लगातार 2 गोल कर मैच बराबरी पर ला दिया। जब ऐसा लगने लगा कि मुकाबला अतिरिक्त समय में जाएगा, तभी एलन सैंडरलैंड ने अंतिम क्षणों में विजयी गोल कर दिया। आर्सेनल ने 3-2 से जीत दर्ज की। इस रोमांचक मुकाबले को आज भी 5 मिनट्स ऑफ मैडनेस के नाम से याद किया जाता है। 1980 के दशक की शुरुआत में क्लब फिर संक्रमण के दौर में प्रवेश कर गया। टीम में प्रतिभा तो थी, लेकिन स्थिरता की कमी दिखाई देती थी। कई बार शानदार प्रदर्शन होता तो कई बार निराशाजनक हार मिलती। समर्थक अब फिर एक ऐसे नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे थे जो क्लब को निरंतर सफलता दिला सके। 1986 में क्लब ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और पूर्व खिलाड़ी जॉर्ज ग्राहम को प्रबंधक नियुक्त किया। ग्राहम आर्सेनल की परंपराओं को भली भांति समझते थे। वे जानते थे कि क्लब की पहचान अनुशासन, मजबूत रक्षा, सामूहिक खेल और जीत की मानसिकता से जुड़ी हुई है। उनके आगमन के साथ ही आर्सेनल के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। 1953 से 1986 तक का यह काल आर्सेनल के लिए सीखने और स्वयं को पुनः स्थापित करने का दौर था। इस अवधि में क्लब ने निराशा भी देखी, ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की और कई बार नए सिरे से स्वयं का निर्माण किया। 1971 का डबल क्लब के गौरवशाली इतिहास का अमूल्य अध्याय बना, जबकि 1979 का एफए कप फाइनल उसकी अदम्य लड़ने की भावना का प्रतीक बन गया। इन 3 दशकों ने यह सिद्ध कर दिया कि महान क्लब केवल लगातार जीतने से नहीं बनते, बल्कि कठिन समय में भी अपनी पहचान, संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखने से महान बनते हैं। यही मजबूत विरासत आगे चलकर जॉर्ज ग्राहम के नेतृत्व में आर्सेनल को फिर एक नए स्वर्णिम युग की ओर ले जाने वाली थी। अब छठे अध्याय में जानते हैं जॉर्ज ग्राहम का युग, अनुशासन, रक्षात्मक मजबूती और नई महानता, 1986 से 1995। तो दोस्तों, सन 1986 में आर्सेनल फुटबॉल क्लब एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे नए नेतृत्व, नई सोच और स्पष्ट दिशा की आवश्यकता थी। 1971 के ऐतिहासिक डबल के बाद क्लब ने कुछ यादगार क्षण तो देखे थे, लेकिन वह लगातार सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था। समर्थकों की अपेक्षाएं बहुत ऊंची थीं और हाईबरी स्टेडियम एक बार फिर चैंपियन टीम को देखने के लिए उत्सुक था। ऐसे समय में क्लब ने अपने पूर्व खिलाड़ी जॉर्ज ग्राहम को मुख्य प्रबंधक नियुक्त किया।
यह निर्णय आगे चलकर आर्सेनल के इतिहास के सबसे सफल अध्यायों में से एक साबित हुआ। जॉर्ज ग्राहम केवल एक पूर्व खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि वे आर्सेनल की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को गहराई से समझते थे। उन्होंने 1971 की डबल जीतने वाली टीम के सदस्य के रूप में क्लब की महानता को करीब से देखा था। जब उन्होंने प्रबंधक का पद संभाला, तब उनका पहला लक्ष्य टीम में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना स्थापित करना था। उनका मानना था कि किसी भी सफल टीम की नींव मजबूत रक्षा, संगठित खेल और सामूहिक प्रयास पर आधारित होती है। ग्राहम के शुरुआती दिनों में टीम के प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यापक बदलाव किए गए। खिलाड़ियों से समय की पाबंदी, शारीरिक फिटनेस और मानसिक दृढ़ता की अपेक्षा की गई। प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से समझाई जाती थी। अभ्यास सत्र अधिक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाए गए। धीरे धीरे टीम का खेल अधिक संतुलित और अनुशासित दिखाई देने लगा। जॉर्ज ग्राहम की सबसे बड़ी विशेषता उनकी रक्षात्मक रणनीति थी। उन्होंने एक ऐसी रक्षा पंक्ति तैयार की जो आने वाले वर्षों में इंग्लिश फुटबॉल की सबसे मजबूत रक्षाओं में गिनी गई। इस रक्षा की रीढ़ बने टोनी एडम्स, स्टीव बोल्ड, ली डिक्सन और नाइजल विंटरबर्न। इन चार खिलाड़ियों ने वर्षों तक साथ खेलते हुए ऐसा तालमेल विकसित किया कि विरोधी टीमों के लिए आर्सेनल की रक्षा को भेदना अत्यंत कठिन हो गया। विशेष रूप से टोनी एडम्स इस युग के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे। कम उम्र में ही कप्तान बनने वाले एडम्स केवल एक उत्कृष्ट सेंटर बैक नहीं थे, बल्कि मैदान पर प्रेरणादायक नेता भी थे। उनकी नेतृत्व क्षमता, साहस और अनुशासन ने पूरी टीम को नई ऊर्जा दी। वे आर्सेनल की पहचान बन गए और आने वाले वर्षों में क्लब के महानतम कप्तानों में गिने जाने लगे। 1986 से 87 का सीजन ग्राहम के नेतृत्व में पहला पूर्ण सत्र था। टीम ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया और लीग कप जीतकर ग्राहम ने अपने पहले ही सीजन में ट्रॉफी दिलाई। फाइनल में आर्सेनल ने लिवरपूल जैसी मजबूत टीम को हराया। यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि इस बात का संकेत थी कि आर्सेनल फिर से शीर्ष क्लब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके बाद ग्राहम ने टीम को और मजबूत किया। उन्होंने केवल रक्षात्मक खिलाड़ियों पर ही नहीं, बल्कि ऐसे मिडफील्डर और आक्रमणकारी खिलाड़ियों पर भी ध्यान दिया जो टीम की सामूहिक रणनीति में फिट बैठते हों। उनका सिद्धांत स्पष्ट था, हर खिलाड़ी रक्षा करेगा और हर खिलाड़ी आक्रमण में योगदान देगा। यही सामूहिक सोच आर्सेनल की सबसे बड़ी ताकत बन गई। 1988 से 89 का सीजन क्लब के इतिहास का सबसे नाटकीय अध्यायों में से एक बन गया। लीग चैंपियनशिप का फैसला अंतिम मैच में होना था। आर्सेनल का मुकाबला सीधे खिताब के दावेदार लिवरपूल से उनके घरेलू मैदान एनफील्ड पर था। गणना स्पष्ट थी, आर्सेनल को लीग जीतने के लिए 2 गोल के अंतर से जीतना आवश्यक था। अधिकांश विशेषज्ञों को यह लगभग असंभव लग रहा था। 26 मई 1989 की शाम इंग्लिश फुटबॉल के इतिहास की सबसे यादगार रातों में बदल गई। पूरे मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। दूसरे हाफ में एलन स्मिथ ने पहला गोल किया। फिर अंतिम मिनटों में जब अतिरिक्त समय चल रहा था, माइकल थॉमस ने शानदार दौड़ लगाते हुए निर्णायक गोल कर दिया। आर्सेनल ने 2-0 से जीत हासिल की और आवश्यक गोल अंतर पूरा करते हुए लीग चैंपियन बन गया। माइकल थॉमस का वह गोल आज भी आर्सेनल के इतिहास का सबसे प्रतिष्ठित क्षण माना जाता है। लाखों समर्थकों ने उस रात खुशी मनाई और यह जीत क्लब की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गई। यह केवल एक लीग खिताब नहीं था, बल्कि वर्षों की मेहनत और अनुशासन का परिणाम था। 1989 की सफलता के बाद भी ग्राहम संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने खिलाड़ियों को लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि किसी क्लब की महानता एक ट्रॉफी जीतने से नहीं, बल्कि निरंतर सफलता से सिद्ध होती है। इसी सोच के साथ टीम ने अगले सीजनों में भी शानदार प्रदर्शन जारी रखा। 1990 से 91 का सीजन आर्सेनल के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ लीग अभियानों में गिना जाता है। पूरे सीजन में टीम ने केवल एक मैच गंवाया और शानदार प्रदर्शन करते हुए फिर से इंग्लिश लीग चैंपियन बन गई। इस सीजन में आर्सेनल की रक्षा लगभग अभेद्य साबित हुई। विरोधी टीमें गोल करने के लिए संघर्ष करती रहीं और आर्सेनल ने पूरे इंग्लैंड में अनुशासित फुटबॉल का नया मानक स्थापित किया। इसी दौरान क्लब यूरोपीय प्रतियोगिताओं में भी अधिक सक्रिय होने लगा। यद्यपि इंग्लिश क्लबों पर कुछ वर्षों तक यूरोपीय प्रतिबंधों का प्रभाव पड़ा था, लेकिन बाद में आर्सेनल ने यूरोप में भी अपनी पहचान बनानी शुरू की।
1993 में क्लब ने एक अनोखी उपलब्धि हासिल की। आर्सेनल ने एक ही सीजन में एफए कप और लीग कप दोनों जीत लिए। इससे पहले किसी इंग्लिश क्लब ने एक ही वर्ष में ये दोनों घरेलू कप प्रतियोगिताएं नहीं जीती थीं। यह उपलब्धि जॉर्ज ग्राहम की रणनीतिक क्षमता और टीम की गहराई का प्रमाण थी। 1994 में आर्सेनल ने यूरोप में भी बड़ी सफलता प्राप्त की। क्लब ने यूरोपियन कप, विनर्स कप जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। फाइनल में इटली के शक्तिशाली क्लब पार्मा के विरुद्ध आर्सेनल को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन ग्राहम की रणनीति ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। एलन स्मिथ के शानदार गोल की बदौलत आर्सेनल ने 1-0 से जीत दर्ज की और यूरोपीय ट्रॉफी अपने नाम कर ली। यह जीत विशेष इसलिए भी थी क्योंकि ग्राहम की टीम को अक्सर केवल रक्षात्मक फुटबॉल खेलने वाली टीम कहा जाता था, लेकिन इस फाइनल ने साबित किया कि आर्सेनल आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी आक्रमण भी कर सकता है और बड़े मंच पर दबाव झेलने की क्षमता रखता है। जॉर्ज ग्राहम के नेतृत्व में आर्सेनल की पहचान पूरे यूरोप में अनुशासित, संगठित और कठिन प्रतिद्वंद्वी के रूप में बन चुकी थी। विरोधी टीमें जानती थीं कि आर्सेनल के खिलाफ एक छोटी सी गलती भी महंगी पड़ सकती है। हालांकि 1995 में ग्राहम का कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया। वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। यह क्लब और समर्थकों दोनों के लिए निराशाजनक क्षण था। उनके जाने का तरीका विवादास्पद रहा, लेकिन इससे उनके फुटबॉल संबंधी योगदान का महत्व कम नहीं हुआ। जब ग्राहम ने क्लब छोड़ा, तब वे आर्सेनल को एक बार फिर इंग्लैंड और यूरोप की प्रमुख टीमों में स्थापित कर चुके थे। उनके कार्यकाल में क्लब ने 2 लीग चैंपियनशिप, 2 लीग कप, 1 एफए कप, 1 यूरोपियन कप, विनर्स कप और कई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने क्लब में जीतने की मानसिकता वापस स्थापित की। टोनी एडम्स जैसे खिलाड़ियों के नेतृत्व में विकसित अनुशासन, मजबूत रक्षा पंक्ति और सामूहिक खेल की संस्कृति आगे आने वाले वर्षों में भी आर्सेनल की ताकत बनी रही। जॉर्ज ग्राहम का युग यह सिद्ध करता है कि फुटबॉल केवल आकर्षक आक्रमण का खेल नहीं, बल्कि संगठन, धैर्य, अनुशासन और सामूहिक जिम्मेदारी का भी खेल है। उन्होंने आर्सेनल को फिर से विजेता बनाया और ऐसी मजबूत नींव तैयार की जिस पर आगे चलकर क्लब का सबसे प्रसिद्ध आधुनिक युग खड़ा हुआ। 1995 में ग्राहम के जाने के बाद आर्सेनल फिर एक नए मोड़ पर पहुंचा। क्लब को ऐसे प्रबंधक की तलाश थी जो उसकी मजबूत रक्षात्मक विरासत को बनाए रखते हुए आधुनिक, तेज और आकर्षक फुटबॉल की नई पहचान दे सके। अगले अध्याय में हम उस व्यक्ति की कहानी जानेंगे जिसने न केवल आर्सेनल बल्कि पूरे इंग्लिश फुटबॉल की सोच बदल दी, आर्सेन वेंगर। अब 7वें अध्याय में जानते हैं आर्सेन वेंगर का आगमन और आधुनिक फुटबॉल की क्रांति 1996 से 2003 तक। तो सन 1995 में जॉर्ज ग्राहम के जाने के बाद आर्सेनल फुटबॉल क्लब एक बार फिर संक्रमण के दौर में पहुंच गया। ग्राहम ने क्लब को अनुशासन, मजबूत रक्षा पंक्ति और जीतने की मानसिकता दी थी, लेकिन उनके जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि फुटबॉल तेजी से बदल रहा है। इंग्लैंड में प्रीमियर लीग का प्रभाव बढ़ चुका था, विदेशी खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही थी और खेल विज्ञान, पोषण तथा आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियां फुटबॉल का अभिन्न हिस्सा बनती जा रही थीं। आर्सेनल को ऐसे प्रबंधक की आवश्यकता थी जो क्लब की मजबूत परंपराओं को बनाए रखते हुए उसे आधुनिक युग के अनुरूप ढाल सके। शुरुआत में क्लब ने अस्थायी रूप से कई व्यवस्थाएं अपनाई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। अंततः सितंबर 1996 में आर्सेनल ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने न केवल क्लब बल्कि पूरे इंग्लिश फुटबॉल का भविष्य बदल दिया। फ्रांस के प्रबंधक आर्सेन वेंगर को क्लब का नया मैनेजर नियुक्त किया गया। वेंगर का नाम उस समय अधिकांश इंग्लिश फुटबॉल समर्थकों के लिए नया था। वे पहले फ्रांस के क्लब मोनाको और बाद में जापान के नागोया ग्रैम्पस का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर चुके थे, लेकिन इंग्लैंड में उन्हें बहुत कम लोग जानते थे। कुछ मीडिया संस्थानों ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए और यह संदेह व्यक्त किया कि क्या कोई विदेशी प्रबंधक इंग्लिश फुटबॉल की कठिन परिस्थितियों में सफल हो सकेगा। लेकिन आर्सेन वेंगर के पास स्पष्ट दृष्टि थी। उनका मानना था कि आधुनिक फुटबॉल केवल प्रतिभा पर नहीं, बल्कि विज्ञान, अनुशासन, पोषण, तकनीक और मानसिक तैयारी पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने क्लब में आते ही खिलाड़ियों के भोजन, फिटनेस कार्यक्रम, प्रशिक्षण विधियों और चिकित्सा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन शुरू कर दिए। उस समय इंग्लैंड के कई खिलाड़ी पारंपरिक खानपान अपनाते थे और खेल विज्ञान पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। वेंगर ने खिलाड़ियों के लिए संतुलित आहार,
नियंत्रित व्यायाम, उचित आराम और रिकवरी की आधुनिक व्यवस्था लागू की। उन्होंने शराब और अस्वास्थ्यकर भोजन से दूरी बनाने पर जोर दिया। शुरुआत में कुछ खिलाड़ियों को यह सब असामान्य लगा, लेकिन जल्द ही सभी ने महसूस किया कि इन परिवर्तनों से उनके प्रदर्शन और फिटनेस में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। वेंगर ने केवल शारीरिक तैयारी ही नहीं बदली, बल्कि खेलने की शैली में भी बड़ा परिवर्तन किया। जॉर्ज ग्राहम के समय आर्सेनल मुख्यतः मजबूत रक्षा और सीमित अवसरों पर आधारित फुटबॉल खेलता था। वेंगर ने इसमें तेज पासिंग, गेंद पर नियंत्रण, रचनात्मक मिडफील्ड और आकर्षक आक्रमण जोड़ दिया। उनका उद्देश्य ऐसा फुटबॉल खेलना था जो प्रभावी होने के साथ साथ दर्शकों के लिए भी रोमांचक हो। उन्होंने पुराने खिलाड़ियों पर भी पूरा विश्वास जताया। क्लब के महान कप्तान टोनी एडम्स, अनुभवी डिफेंडर मार्टिन कियोन, मिडफील्डर रिपालर और गोलकीपर डेविड सीमैन जैसे खिलाड़ियों ने वेंगर की नई शैली को अपनाया। साथ ही उन्होंने नई प्रतिभाओं को भी अवसर देना शुरू किया। 1997 से 98 का सीजन आर्सेनल के इतिहास में नया अध्याय लेकर आया। टीम ने पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन किया। वेंगर की रणनीति के अनुसार रक्षा मजबूत रही, लेकिन आक्रमण पहले से कहीं अधिक तेज और रचनात्मक हो गया। डेनिस बर्गकैम्प की अद्भुत तकनीक, इयान राइट और बाद में निकोलस अनेल्का की गति तथा मिडफील्ड का संतुलन टीम को नई ऊंचाइयों पर ले गया। उस सीजन में आर्सेनल ने प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीत ली। इतना ही नहीं, क्लब ने एफए कप भी जीतकर दूसरी बार अपने इतिहास में डबल हासिल किया। वेंगर अपने पहले पूर्ण सीजन में ही यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले विदेशी प्रबंधक बन गए। यह सफलता केवल ट्रॉफियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने पूरे इंग्लिश फुटबॉल को दिखा दिया कि आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण कितना प्रभावी हो सकता है। इस सफलता के बाद वेंगर की प्रतिष्ठा पूरे यूरोप में बढ़ गई। अब कई अन्य क्लब भी पोषण विशेषज्ञ, फिटनेस प्रशिक्षक और खेल वैज्ञानिक नियुक्त करने लगे। कहा जा सकता है कि वेंगर ने इंग्लैंड में पेशेवर फुटबॉल के नए युग की शुरुआत की। अगले कुछ वर्षों में प्रीमियर लीग की प्रतिस्पर्धा और भी कठिन हो गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रबंधक सर एलेक्स फर्ग्यूसन और आर्सेन वेंगर के बीच प्रतिद्वंद्विता आधुनिक इंग्लिश फुटबॉल की सबसे प्रसिद्ध प्रतिस्पर्धाओं में बदल गई। दोनों क्लब लगातार लीग खिताब के लिए संघर्ष करते रहे। उनके मुकाबले केवल फुटबॉल मैच नहीं होते थे, बल्कि दो अलग अलग फुटबॉल दर्शन की टक्कर माने जाते थे। 1998 से 2001 के बीच आर्सेनल ने कई प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन कई बार बहुत कम अंतर से ट्रॉफियां जीतने से चूक गया। फिर भी टीम लगातार शीर्ष स्थानों पर बनी रही और यूरोप में भी अपनी पहचान मजबूत करती गई। वेंगर की सबसे बड़ी ताकत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना थी। उन्होंने अपेक्षाकृत कम कीमत पर ऐसे खिलाड़ियों को क्लब में लाया जो बाद में विश्व स्तरीय सितारे बने। फ्रांस के युवा मिडफील्डर पैट्रिक वियरा जल्द ही टीम की धुरी बन गए। उनकी शारीरिक क्षमता, नेतृत्व और गेंद पर नियंत्रण ने आर्सेनल के खेल को नई मजबूती दी। इसी प्रकार रॉबर्ट पिरेस, सिल्वैन विल्टोर, फ्रेडी ल्यूंगबर्ग और बाद में सोल कैम्पबेल जैसे खिलाड़ियों ने टीम को नई गुणवत्ता प्रदान की। विशेष रूप से सोल कैम्पबेल का टॉटेनहम हॉटस्पर से आर्सेनल में आना फुटबॉल इतिहास के सबसे चर्चित स्थानांतरणों में गिना जाता है। उन्होंने आर्सेनल की रक्षा को और अधिक मजबूत बनाया। 2001 से 2 का सीजन आर्सेनल के लिए एक और ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ। टीम ने पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए फिर से प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीत ली। उल्लेखनीय बात यह थी कि आर्सेनल ने पूरे लीग सीजन में हर एक अवे मैच में कम से कम एक गोल किया। ये उपलब्धि उनकी आक्रामक क्षमता और निरंतरता का प्रमाण थी। उसी वर्ष आर्सेनल ने एफए कप भी जीत लिया और वेंगर ने दूसरी बार क्लब को डबल दिलाया। अब वे क्लब के इतिहास के सबसे सफल प्रबंधकों में शामिल हो चुके थे। हाइबरी स्टेडियम एक बार फिर इंग्लैंड के सबसे कठिन मैदानों में गिना जाने लगा। इन वर्षों में टीम का खेल देखने लायक होता था। डेनिस बर्गकैम्प की रचनात्मक पासिंग, थियरी हेनरी की तेज गति और शानदार फिनिशिंग, पैट्रिक वियरा का मिडफील्ड नियंत्रण और रॉबर्ट पिरेस की तकनीकी क्षमता ने आर्सेनल को दुनिया की सबसे आकर्षक टीमों में बदल दिया। विशेष रूप से थियरी हेनरी का विकास इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। जब वे 1999 में क्लब में आए, तब वे मुख्य रूप से विंगर के रूप में जाने जाते थे। वेंगर ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें स्ट्राइकर की भूमिका दी। यह निर्णय ऐतिहासिक साबित हुआ।
अगले कुछ वर्षों में हेनरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में शामिल हो गए और आर्सेनल के सर्वकालिक महान गोल स्कोरर बने। वेंगर ने केवल वरिष्ठ खिलाड़ियों पर ही ध्यान नहीं दिया, उन्होंने युवा खिलाड़ियों के विकास की मजबूत व्यवस्था तैयार की। उनका विश्वास था कि क्लब की दीर्घकालिक सफलता के लिए प्रतिभाओं को स्वयं विकसित करना आवश्यक है। यही सोच आगे चलकर आर्सेनल की पहचान बन गई। 2002 से 3 के सीजन में आर्सेनल फिर खिताब की दौड़ में रहा, लेकिन अंत में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लीग जीत ली। यह हार निराशाजनक थी, लेकिन वेंगर ने खिलाड़ियों से कहा कि वे पहले से अधिक मजबूत होकर लौटेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी टीम बिना किसी डर के किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हरा सकती है। यही आत्मविश्वास अगले सीजन की ऐतिहासिक उपलब्धि की नींव बना। वेंगर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनकी टीम पूरे लीग सीजन में अपराजित रह सकती है। उस समय कई विशेषज्ञों ने इसे अत्यधिक आशावादी बयान माना, लेकिन खिलाड़ियों ने अपने प्रबंधक पर पूरा विश्वास किया। 1996 से 2003 तक का यह दौर आर्सेनल के इतिहास में आधुनिक क्रांति का काल था। आर्सेन वेंगर ने क्लब की सोच, प्रशिक्षण, पोषण, खेल शैली और खिलाड़ी विकास की पूरी प्रणाली बदल दी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि आकर्षक फुटबॉल खेलते हुए भी लगातार सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनके नेतृत्व में आर्सेनल ने 2 प्रीमियर लीग खिताब, 2 एफए कप और 2 ऐतिहासिक डबल जीते। साथ ही विश्व फुटबॉल में अपनी नई पहचान बनाई। अब मंच तैयार था उस टीम के लिए जो फुटबॉल इतिहास में हमेशा के लिए अमर होने वाली थी। अगले अध्याय में हम 2003 से 4 के द इनविंसिबल्स की उस अविश्वसनीय कहानी को जानेंगे, जब आर्सेनल ने पूरे प्रीमियर लीग सीजन में एक भी मैच नहीं हारा और आधुनिक फुटबॉल का सबसे महान रिकॉर्ड स्थापित किया। अब 8वें अध्याय में जानते हैं द इनविंसिबल्स। 2003 से 4 का ऐतिहासिक अपराजित सीजन। तो फुटबॉल के इतिहास में कुछ उपलब्धियां ऐसी होती हैं जो केवल रिकॉर्ड नहीं रहती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। आर्सेनल फुटबॉल क्लब का 2003 से 4 का प्रीमियर लीग सीजन ऐसी ही एक अमर कहानी है। इस सीजन में आर्सेनल ने पूरे लीग अभियान में एक भी मैच नहीं हारा और द इनविंसिबल्स अर्थात अजेय टीम के नाम से विश्व फुटबॉल के इतिहास में अपना स्थान हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया। यह केवल ट्रॉफी जीतने की कहानी नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन, प्रतिभा, टीम भावना और दूरदर्शी नेतृत्व का ऐसा उदाहरण था जिसकी तुलना आज भी की जाती है। 2002 से 3 के सीजन के अंत में आर्सेनल लीग खिताब जीतने से चूक गया था। टीम ने अधिकांश समय तक तालिका में बढ़त बनाए रखी, लेकिन अंतिम चरण में कुछ महत्वपूर्ण अंक गंवाने के कारण मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियन बन गया। यह हार खिलाड़ियों और समर्थकों दोनों के लिए निराशाजनक थी, लेकिन आर्सेन वेंगर ने इसे असफलता नहीं बल्कि सीखने का अवसर माना। उन्होंने अपने खिलाड़ियों से कहा कि वे पहले से अधिक मजबूत होकर लौटेंगे। उसी समय वेंगर ने एक साहसिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम पूरे लीग सीजन में बिना कोई मैच हारे चैंपियन बनने की क्षमता रखती है। उस समय अधिकांश विशेषज्ञों और पत्रकारों ने इस कथन को अव्यावहारिक माना। इंग्लिश प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती थी, जहां पूरे सीजन में अपराजित रहना लगभग असंभव समझा जाता था। लेकिन वेंगर के खिलाड़ियों को अपने प्रबंधक पर पूरा विश्वास था। कप्तान पैट्रिक विएरा के नेतृत्व में टीम ने नई ऊर्जा के साथ तैयारी शुरू की। रक्षा में सोल कैम्पबेल, कोलो टोरे, एशले कोल और लॉरेन मजबूत दीवार की तरह खड़े थे। गोल पोस्ट की जिम्मेदारी अनुभवी जेम्स लेहमान के हाथों में थी। मिडफील्ड में पैट्रिक विएरा, गिलबर्टो सिल्वा, रॉबर्ट पेरेस और फ्रेडी ल्यूंगबर्ग का संतुलन अद्भुत था, जबकि आक्रमण में थियरी हेनरी और डेनिस बर्गकैम्प विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। अगस्त 2003 में प्रीमियर लीग का नया सीजन शुरू हुआ। आर्सेनल ने पहले ही मैच से शानदार फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। टीम की सबसे बड़ी विशेषता उसका संतुलन था। यदि रक्षा मजबूत थी तो आक्रमण भी उतना ही प्रभावी था। खिलाड़ी गेंद पर नियंत्रण रखते, तेज पासिंग करते और अवसर मिलते ही घातक आक्रमण करते। विरोधी टीमों को समझ नहीं आता था कि वे आर्सेनल की गति को कैसे रोकें। थियरी हेनरी इस सीजन में अपने करियर के सर्वोच्च स्तर पर थे। उनकी गति, ड्रिबलिंग, गोल करने की क्षमता और खेल की समझ उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकरों में शामिल कर चुकी थी। वे केवल गोल ही नहीं करते थे, बल्कि अपने साथियों के लिए अवसर भी बनाते थे। उनकी मौजूदगी से पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ जाता था।
डेनिस बर्गकैम्प का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण था। वे अपनी तकनीकी क्षमता, सटीक पास और खेल को पढ़ने की अद्भुत योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे। हेनरी और बर्गकैम्प की जोड़ी आधुनिक फुटबॉल की सबसे सफल आक्रमण साझेदारियों में गिनी जाती है। मिडफील्ड में पैट्रिक वेरा और गिलबर्टो सिल्वा ने संतुलन बनाए रखा। वेरा अपनी शक्ति, नेतृत्व और गेंद छीनने की क्षमता के कारण विरोधी टीमों पर हावी रहते थे, जबकि गिलबर्टो शांत स्वभाव के साथ रक्षा और आक्रमण के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बने रहते थे। दूसरी ओर रॉबर्ट पिरेस और फ्रेडी ल्यूंगबर्ग अपनी रचनात्मकता और गोल करने की क्षमता से टीम को अतिरिक्त ताकत देते थे। रक्षा में सोल कैंपबेल और कोलो टोरे की साझेदारी शानदार रही। दोनों खिलाड़ियों ने पूरे सीजन में असाधारण स्थिरता दिखाई। एशले कोल और लॉरेन ने केवल रक्षा ही नहीं की, बल्कि आक्रमण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोलकीपर जेम्स लेहमान ने कई कठिन मौकों पर बेहतरीन बचाव करके टीम को महत्वपूर्ण अंक दिलाए। सीजन के मध्य तक आर्सेनल लगातार जीत और ड्रॉ के साथ अपराजित बना रहा। मीडिया अब वेंगर के उस बयान को गंभीरता से लेने लगा था जिस पर पहले हंसी उड़ाई गई थी। हर मैच के बाद यही चर्चा होती कि क्या आर्सेनल वास्तव में बिना हारे लीग जीत सकता है। जनवरी और फरवरी के महीनों में टीम ने कई कठिन मुकाबले खेले। मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, चेल्सी और न्यूकैसल यूनाइटेड जैसी मजबूत टीमों के विरुद्ध आर्सेनल ने धैर्य, संयम और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। कुछ मैचों में टीम पीछे भी रही, लेकिन खिलाड़ियों ने कभी हार नहीं मानी। यही मानसिक मजबूती उन्हें अन्य क्लबों से अलग बनाती थी। थियरी हेनरी ने पूरे सीजन में शानदार गोल किए। कई बार उन्होंने अकेले दम पर मैच का परिणाम बदल दिया। उनकी गति इतनी तेज थी कि विरोधी रक्षक अक्सर उन्हें रोकने में असफल रहते थे। सीजन के अंत तक वे लीग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल हो चुके थे। अप्रैल 2004 में आर्सेनल ने अपने घरेलू प्रतिद्वंद्वी टॉटेनहम हॉटस्पर के मैदान व्हाइट हार्ट लेन पर ड्रॉ खेलकर आधिकारिक रूप से प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। यह क्षण विशेष इसलिए भी था क्योंकि प्रतिद्वंद्वी के मैदान पर चैंपियन बनना समर्थकों के लिए अत्यंत गर्व का विषय था। लेकिन टीम का लक्ष्य केवल खिताब जीतना नहीं था। अब सबसे बड़ी चुनौती पूरे सीजन में अपराजित रहना था। शेष मैचों में भी खिलाड़ियों ने अपना ध्यान बनाए रखा। किसी प्रकार का अहंकार या लापरवाही टीम में दिखाई नहीं दी। वेंगर लगातार खिलाड़ियों को याद दिलाते रहे कि इतिहास बनाने के लिए अंतिम मैच तक पूरी मेहनत करनी होगी। अंततः मई 2004 में प्रीमियर लीग का सीजन समाप्त हुआ। आर्सेनल ने 38 मैच खेले, जिनमें 26 जीत और 12 ड्रॉ रहे। टीम ने एक भी मैच नहीं हारा। पूरे सीजन में उसने 90 अंक प्राप्त किए और शानदार गोल अंतर के साथ चैंपियन बनी। यह उपलब्धि आधुनिक प्रीमियर लीग इतिहास में अद्वितीय थी। इस ऐतिहासिक सफलता के सम्मान में प्रीमियर लीग ने आर्सेनल को विशेष स्वर्ण ट्रॉफी प्रदान की। सामान्यतः लीग विजेता को चांदी की ट्रॉफी दी जाती है, लेकिन पूरे सीजन में अपराजित रहने की ऐतिहासिक उपलब्धि के कारण विशेष स्वर्ण ट्रॉफी बनाई गई। आज तक यह सम्मान केवल आर्सेनल को प्राप्त हुआ है। थियरी हेनरी ने इस सीजन में लीग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में अपना स्थान पक्का किया। उन्हें कई व्यक्तिगत पुरस्कार मिले और वे विश्व फुटबॉल के सबसे महान स्ट्राइकरों में गिने जाने लगे। पैट्रिक वेरा का नेतृत्व, डेनिस बर्गकैम्प की रचनात्मकता, रॉबर्ट पिरेस का शानदार प्रदर्शन और पूरी टीम की एकजुटता इस सफलता की आधारशिला थे। आर्सेन वेंगर की प्रतिष्ठा भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि आकर्षक, तकनीकी और आक्रामक फुटबॉल खेलते हुए भी निरंतर सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खिलाड़ियों पर विश्वास और आधुनिक प्रशिक्षण प्रणाली पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गई। हालांकि उसी सीजन में आर्सेनल यूएफए चैंपियंस लीग और एफए कप नहीं जीत सका, लेकिन प्रीमियर लीग में अपराजित रहकर उसने ऐसा इतिहास रचा जिसकी चमक आज भी बरकरार है। फुटबॉल विशेषज्ञों के अनुसार द इनविंसिबल्स आधुनिक क्लब फुटबॉल की सबसे महान टीमों में से एक थी। आज भी जब फुटबॉल प्रेमी महान टीमों की चर्चा करते हैं तो 2003 से 4 की आर्सेनल टीम का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। यह टीम केवल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का समूह नहीं थी, बल्कि विश्वास, अनुशासन, सामूहिक प्रयास और उत्कृष्ट नेतृत्व का जीवंत उदाहरण थी। द इनविंसिबल्स यह सिद्ध करती है कि जब हर खिलाड़ी टीम के लिए खेलता है और हर व्यक्ति एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित होता है, तब असंभव प्रतीत होने वाले सपने भी वास्तविकता बन जाते हैं। 2003 से 4 का यह सीजन
आर्सेनल के इतिहास का सबसे गौरवशाली अध्याय माना जाता है। लेकिन फुटबॉल में सफलता स्थायी नहीं होती। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद क्लब के सामने नई चुनौतियां आने लगी। खिलाड़ियों में बदलाव हुआ, आर्थिक परिस्थितियां बदली और एक नए स्टेडियम के निर्माण का निर्णय लिया गया। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एमिरेट्स स्टेडियम, वित्तीय पुनर्निर्माण और बदलते दौर ने आर्सेनल को एक नई दिशा दी तथा क्लब ने आधुनिक युग की चुनौतियों का सामना किया। अब 9वें अध्याय में जानते हैं एमिरेट्स स्टेडियम, आर्थिक परिवर्तन और नए दौर की शुरुआत। 2004 से 2018 तक। तो सन 2004 में प्रीमियर लीग का अपराजित खिताब जीतने के बाद आर्सेनल फुटबॉल क्लब विश्व फुटबॉल के शिखर पर था। द इनविंसिबल्स की उपलब्धि ने क्लब को अमर बना दिया था। समर्थकों को विश्वास था कि आने वाले वर्षों में आर्सेनल यूरोप और इंग्लैंड दोनों में अपना प्रभुत्व बनाए रखेगा। लेकिन फुटबॉल केवल मैदान पर खेले जाने वाला खेल नहीं है। आर्थिक निर्णय, बुनियादी ढांचा, खिलाड़ियों का विकास और दीर्घकालिक योजना भी किसी क्लब के भविष्य को निर्धारित करते हैं। 2004 से 2018 तक का समय आर्सेनल के लिए सफलता, संघर्ष, वित्तीय अनुशासन और पुनर्निर्माण का दौर रहा। 2004 से 5 के सीजन में आर्सेनल ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा। यद्यपि टीम प्रीमियर लीग का खिताब बरकरार नहीं रख सकी, फिर भी उसने एफए कप जीतकर अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता साबित की। फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के विरुद्ध गोल रहित मुकाबले के बाद पेनल्टी शूटआउट में आर्सेनल विजयी रहा। यह आर्सेन वेंगर के नेतृत्व में क्लब की एक और बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इसी समय क्लब के सामने एक ऐसा निर्णय था जो उसके अगले कई वर्षों को प्रभावित करने वाला था। हाईबरी स्टेडियम, जो 1913 से आर्सेनल का घर था, अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच चुका था। लगभग 38,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह ऐतिहासिक मैदान भावनात्मक रूप से अमूल्य था, लेकिन आधुनिक फुटबॉल की आर्थिक प्रतिस्पर्धा में यह पर्याप्त नहीं था। दूसरी ओर मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी और अन्य बड़े क्लब अधिक बड़े स्टेडियमों से कहीं अधिक आय अर्जित कर रहे थे। आर्सेनल के प्रबंधन ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए नया और आधुनिक स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि हाईबरी केवल एक मैदान नहीं बल्कि क्लब की आत्मा माना जाता था। लाखों समर्थकों की यादें इस स्टेडियम से जुड़ी थीं। फिर भी यह स्पष्ट था कि यदि क्लब को दीर्घकाल तक यूरोप के सबसे बड़े क्लबों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, तो आधुनिक सुविधाओं वाला बड़ा स्टेडियम आवश्यक है। 2006 में आर्सेनल ने हाईबरी को भावुक विदाई दी। अंतिम घरेलू मैच के बाद खिलाड़ियों, कर्मचारियों और समर्थकों ने इस ऐतिहासिक मैदान को सम्मानपूर्वक अलविदा कहा। लगभग 93 वर्षों तक हाईबरी ने अनगिनत महान खिलाड़ियों, ऐतिहासिक जीतों और अविस्मरणीय क्षणों का साक्षी बनने का गौरव प्राप्त किया था। उसी वर्ष क्लब ने अपना नया घर एमिरेट्स स्टेडियम बनाया। लगभग 60,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम उस समय इंग्लैंड के सबसे आधुनिक फुटबॉल स्टेडियमों में से एक था। इसकी अत्याधुनिक सुविधाएं, विशाल दर्शक क्षमता और आधुनिक संरचना क्लब के भविष्य की नई पहचान बनी। हालांकि स्टेडियम के निर्माण पर भारी लागत आई और क्लब को लंबे समय तक वित्तीय अनुशासन अपनाना पड़ा। स्टेडियम निर्माण के कारण आर्सेनल को खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त में सावधानी बरतनी पड़ी। जहां अन्य बड़े क्लब करोड़ों पाउंड खर्च करके नए खिलाड़ी खरीद रहे थे, वहीं आर्सेनल को सीमित बजट में टीम तैयार करनी पड़ रही थी। आर्सेन वेंगर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और युवा प्रतिभाओं को विकसित करने की नीति अपनाई। इसी दौरान 2005 से 6 का यूईएफए चैंपियंस लीग अभियान क्लब के इतिहास में विशेष बन गया। आर्सेनल ने पूरे यूरोप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बनाई। रास्ते में उसने कई मजबूत क्लबों को हराया और कई मैचों तक बिना गोल खाए खेलने का रिकॉर्ड भी बनाया। फाइनल में स्पेन के शक्तिशाली क्लब बार्सिलोना का सामना आर्सेनल से हुआ। मैच के दौरान गोलकीपर जेम्स लेहमान को शुरुआती मिनटों में लाल कार्ड मिला, जिसके बाद टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इसके बावजूद आर्सेनल ने पहले गोल करके बढ़त बना ली, लेकिन अंतिम चरण में बार्सिलोना ने 2 गोल कर मुकाबला 2-1 से जीत लिया। हार के बावजूद आर्सेनल के साहस और संघर्ष की पूरे यूरोप में प्रशंसा हुई। इसके बाद क्लब के सामने एक और चुनौती आई। 2007 में क्लब के महान कप्तान थियरी हेनरी ने स्पेनिश क्लब बार्सिलोना का रुख किया। हेनरी केवल आर्सेनल के सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर ही नहीं थे,
बल्कि वे क्लब की पहचान बन चुके थे। उनके जाने से समर्थकों को गहरा दुख हुआ। इसके बाद भी कई प्रमुख खिलाड़ी जैसे पैट्रिक वियरा, रॉबर्ट पीरेस और बाद में सेस्क फाब्रेगास तथा रॉबिन वैन पर्सी भी क्लब छोड़कर चले गए। इन परिस्थितियों में वेंगर ने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखा। सेस्क फाब्रेगास, रॉबिन वैन पर्सी, गायल क्लिशी, थियो वॉलकॉट, एलेक्स सॉन्ग, समीर नासरी और जैक विल्शेयर जैसे खिलाड़ियों ने नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किया। इन खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं थी, लेकिन अनुभव और स्थिरता की कमी के कारण टीम कई बार महत्वपूर्ण अवसरों पर ट्रॉफी जीतने से चूक जाती थी। 2007 से 8 के सीजन में आर्सेनल लंबे समय तक प्रीमियर लीग की शीर्ष टीम बना रहा। युवा टीम आकर्षक फुटबॉल खेल रही थी और कई विशेषज्ञों ने उसे भविष्य की चैंपियन टीम बताया। लेकिन सीजन के अंतिम महीनों में कुछ छोटों और महत्वपूर्ण मैचों में अंक गंवाने के कारण क्लब खिताब से दूर रह गया। इसके बाद लगभग 9 वर्षों तक आर्सेनल कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत सका। यह अवधि समर्थकों के लिए सबसे कठिन दौरों में से एक थी। हर वर्ष टीम शीर्ष 4 में स्थान बनाकर यूईएफए चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करती रही, लेकिन प्रीमियर लीग और यूरोपीय खिताब उससे दूर रहे। फिर भी इस समय में आर्सेन वेंगर का योगदान कम नहीं था। सीमित बजट, बड़े खिलाड़ियों की विदाई और वित्तीय दबाव के बावजूद उन्होंने क्लब को लगातार यूरोप की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में बनाए रखा। उन्होंने यह सिद्ध किया कि मजबूत प्रबंधन केवल बड़ी रकम खर्च करने से नहीं, बल्कि सही योजना और धैर्य से भी संभव है। 2013 में क्लब ने जर्मन मिडफील्डर मेसूत ओजिल को अनुबंधित किया। यह स्थानांतरण इस बात का संकेत था कि अब स्टेडियम निर्माण का आर्थिक दबाव धीरे धीरे कम हो रहा है। अगले वर्ष चिल्ली के स्टार खिलाड़ी एलेक्सिस सांचेज भी क्लब से जुड़े। इन खिलाड़ियों के आने से टीम की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। 2013 से 14 का सीजन आर्सेनल के लिए राहत लेकर आया। 9 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद क्लब ने एफए कप जीतकर ट्रॉफियों का सूखा समाप्त किया। फाइनल में हल सिटी के विरुद्ध शुरुआती 2 गोल पीछे होने के बावजूद आर्सेनल ने शानदार वापसी करते हुए अतिरिक्त समय में 3-2 से जीत दर्ज की। यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि वर्षों की निराशा के बाद आत्मविश्वास की वापसी थी। इसके बाद आर्सेनल ने 2015 और 2017 में भी एफए कप जीतकर इंग्लैंड की सबसे सफल एफए कप टीमों में अपना स्थान और मजबूत किया। विशेष रूप से 2017 के फाइनल में चेल्सी जैसी मजबूत टीम को हराकर ट्रॉफी जीतना वेंगर की रणनीतिक क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण था। हालांकि प्रीमियर लीग में क्लब अब भी चैंपियन नहीं बन पा रहा था। चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी और बाद में लिवरपूल जैसे क्लबों की आर्थिक शक्ति और बड़े निवेश ने प्रतिस्पर्धा को और कठिन बना दिया था। इसके बावजूद आर्सेनल लगातार आकर्षक फुटबॉल खेलता रहा और युवा प्रतिभाओं को विकसित करता रहा। 2018 में आर्सेन वेंगर ने घोषणा की कि वे 22 वर्षों के बाद क्लब छोड़ देंगे। यह समाचार पूरे फुटबॉल जगत के लिए भावुक क्षण था। वेंगर केवल एक प्रबंधक नहीं थे, बल्कि आधुनिक आर्सेनल के निर्माता थे। उन्होंने क्लब को 2 डबल, 3 प्रीमियर लीग खिताब, 7 एफए कप और अनगिनत यादगार क्षण दिए। उनके नेतृत्व में आर्सेनल ने हाईबरी से एमिरेट्स स्टेडियम तक की ऐतिहासिक यात्रा पूरी की और आधुनिक फुटबॉल की नई पहचान बनाई। 2004 से 2018 तक का यह काल आर्सेनल के इतिहास में विरोधाभासों से भरा रहा। एक ओर द इनविंसिबल्स की गौरवशाली विरासत थी, तो दूसरी ओर आर्थिक चुनौतियां और ट्रॉफियों का लंबा इंतजार। लेकिन इसी दौर में क्लब ने अपने भविष्य की मजबूत नींव भी तैयार की। एमिरेट्स स्टेडियम, युवा खिलाड़ियों का विकास और वित्तीय स्थिरता ने आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया। जब आर्सेन वेंगर ने क्लब छोड़ा, तब एक युग समाप्त हुआ। अब आर्सेनल को नई दिशा, नए नेतृत्व और नई ऊर्जा की आवश्यकता थी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि वेंगर के बाद के कठिन वर्षों, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया और मिकेल आर्टेटा के नेतृत्व में आर्सेनल की नई शुरुआत ने कैसे क्लब को फिर से इंग्लैंड की शीर्ष टीमों में शामिल किया। अब 10वें अध्याय में जानते हैं वेंगर के बाद का दौर और मिकेल आर्टेटा के नेतृत्व में पुनर्जागरण 2018 से 2023। तो सन 2018 आर्सेनल फुटबॉल क्लब के इतिहास में एक युग के अंत और दूसरे युग की शुरुआत का वर्ष था। लगभग 22 वर्षों तक क्लब का नेतृत्व करने वाले महान प्रबंधक आर्सेन वेंगर ने अपना पद छोड़ दिया। उनके कार्यकाल में आर्सेनल ने प्रीमियर लीग, एफए कप
और द इनविंसिबल्स जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की थीं। इसीलिए उनके जाने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि क्या कोई नया प्रबंधक इस विशाल विरासत को आगे बढ़ा पाएगा। वेंगर के विदाई समारोह में एमिरेट्स स्टेडियम भावुक वातावरण से भर गया। हजारों समर्थकों ने खड़े होकर उस व्यक्ति का सम्मान किया जिसने क्लब की पहचान बदल दी थी। लेकिन भावनाओं के बाद वास्तविकता सामने थी। आर्सेनल को एक नए युग में प्रवेश करना था। नई शुरुआत और उनाई एमरी का आगमन। वेंगर के बाद स्पेन के अनुभवी प्रबंधक उनाई एमरी को क्लब का नया मैनेजर नियुक्त किया गया। एमरी इससे पहले स्पेन और फ्रांस में सफल रहे थे तथा यूरोपा लीग जीतने का शानदार रिकॉर्ड रखते थे। क्लब को उम्मीद थी कि वे आर्सेनल को फिर से यूरोप और इंग्लैंड की शीर्ष टीमों में शामिल करेंगे। शुरुआती महीनों में टीम ने कुछ अच्छे संकेत दिए। खिलाड़ियों में नई ऊर्जा दिखाई दी और कई मुकाबलों में आर्सेनल ने लगातार जीत दर्ज की। एमरी ने तेज प्रेसिंग, तेज आक्रमण और सामरिक लचीलापन अपनाने की कोशिश की। हालांकि टीम की रक्षात्मक कमजोरियां लगातार सामने आती रहीं। 2018 से 19 के सीजन में आर्सेनल प्रीमियर लीग में शीर्ष 4 में जगह बनाने के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन अंतिम चरण में महत्वपूर्ण अंक गंवाने के कारण वह 5वें स्थान पर रहा। इससे भी अधिक निराशा यूरोपा लीग के फाइनल में मिली, जहां आर्सेनल का सामना लंदन के ही प्रतिद्वंद्वी चेल्सी से हुआ। फाइनल में आर्सेनल 4-1 से हार गया और यूईएफए चैंपियंस लीग में वापसी का अवसर भी खो बैठा। कठिन दौर और नेतृत्व परिवर्तन। 2019 से 20 के सीजन की शुरुआत भी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही। टीम का प्रदर्शन अस्थिर था, रक्षा लगातार गलतियां कर रही थी और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की कमी दिखाई दे रही थी। नवंबर 2019 में लगातार खराब परिणामों के बाद क्लब ने उनाई एमरी को पद से हटा दिया। कुछ समय के लिए पूर्व खिलाड़ी फ्रेडी ल्यूंगबर्ग ने अंतरिम प्रबंधक के रूप में जिम्मेदारी संभाली, लेकिन क्लब को एक स्थायी समाधान की आवश्यकता थी। दिसंबर 2019 में आर्सेनल ने अपने पूर्व कप्तान और वेंगर के शिष्य मिकेल आर्टेटा को मुख्य प्रबंधक नियुक्त किया। मिकेल आर्टेटा की वापसी। मिकेल आर्टेटा आर्सेनल के लिए नया चेहरा नहीं थे। वे 2011 से 2016 तक क्लब के खिलाड़ी रहे थे और अपने अंतिम वर्षों में कप्तान भी बने। खिलाड़ी के रूप में वे अनुशासन, नेतृत्व और सामरिक समझ के लिए प्रसिद्ध थे। संन्यास के बाद उन्होंने मैनचेस्टर सिटी में पेप गार्डियोला के सहायक कोच के रूप में काम किया और आधुनिक फुटबॉल की कई नई अवधारणाएं सीखीं। जब आर्टेटा ने जिम्मेदारी संभाली, तब क्लब कठिन परिस्थिति में था। टीम का आत्मविश्वास गिर चुका था। कई वरिष्ठ खिलाड़ी असंतुष्ट थे और समर्थकों का धैर्य भी कम होने लगा था। लेकिन आर्टेटा ने शुरुआत से ही स्पष्ट कर दिया कि वे पहले क्लब की संस्कृति बदलेंगे और फिर परिणाम आएंगे। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए अनुशासन के कड़े मानदंड निर्धारित किए। समय की पाबंदी, मेहनत और टीम भावना पर विशेष जोर दिया गया। जो खिलाड़ी इन मानकों का पालन नहीं करते थे, उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ता था। इससे धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम का वातावरण सकारात्मक बनने लगा। 2020 का एफए कप। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में फुटबॉल कई महीनों तक रुका रहा। बिना दर्शकों के मैच खेले गए और परिस्थितियां असामान्य थीं। लेकिन इसी कठिन समय में आर्टेटा ने अपनी पहली बड़ी सफलता हासिल की। एफए कप के सेमीफाइनल में आर्सेनल ने मैनचेस्टर सिटी को हराया और फाइनल में चेल्सी का सामना किया। फाइनल में अनुभवी स्ट्राइकर पियरे-एमरिक ओबामेयांग ने 2 शानदार गोल किए और आर्सेनल ने 2-1 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ आर्टेटा ने अपने पहले ही सीजन में क्लब को एफए कप दिला दिया। इसके बाद आर्सेनल ने एफए कम्युनिटी शील्ड में भी लिवरपूल को पेनल्टी शूटआउट में हराया। इससे समर्थकों को विश्वास मिला कि क्लब सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। हालांकि 2020 से 21 और 2021 से 22 के सीजन आसान नहीं थे। टीम कई बार अस्थिर प्रदर्शन करती रही और पहली बार वर्षों तक यूईएफए चैंपियंस लीग से बाहर रही। कुछ आलोचकों ने आर्टेटा के भविष्य पर भी प्रश्न उठाए, लेकिन क्लब के प्रबंधन ने धैर्य रखा। उन्होंने दीर्घकालिक योजना पर भरोसा किया। वरिष्ठ खिलाड़ियों की जगह युवा और भूखे खिलाड़ियों को टीम में लाया गया। इसी दौरान बुकायो साका, एमिल स्मिथ रो, गैब्रियल मार्टिनेली और बाद में मार्टिन ओडेगार्ड जैसे खिलाड़ियों ने टीम की नई पहचान बनाई। बुकायो साका विशेष रूप से क्लब की सबसे बड़ी आशा बनकर उभरे। अपनी गति, तकनीक, मेहनत और विनम्र स्वभाव के कारण वे जल्दी ही समर्थकों के प्रिय खिलाड़ी बन गए। दूसरी ओर नॉर्वे के
मिडफील्डर मार्टिन ओडेगार्ड ने कप्तान के रूप में शानदार नेतृत्व दिखाया। रक्षा को मजबूत करने के लिए बेन व्हाइट, गैब्रियल मागालहाइस, टेकेहिरो तोमियासु और बाद में ओलेक्जेंडर जिनचेंको जैसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया। गोलकीपर एरोन रैम्सडेल ने भी कई महत्वपूर्ण बचाव करके टीम को स्थिरता प्रदान की। 2022 से 23 का शानदार अभियान 2022 से 23 का सीजन आर्टेटा के पुनर्निर्माण का सबसे बड़ा प्रमाण बना। आर्सेनल ने सीजन की शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन किया और कई महीनों तक प्रीमियर लीग तालिका में शीर्ष स्थान पर बना रहा। टीम का खेल तेज, आक्रामक और तकनीकी रूप से अत्यंत प्रभावशाली था। साका, मार्टिनेली, ओडेगार्ड और गैब्रियल जीसस जैसे खिलाड़ियों ने आकर्षक फुटबॉल खेला। समर्थकों को वर्षों बाद फिर वही उत्साह महसूस होने लगा जो उन्होंने वेंगर के शुरुआती वर्षों में देखा था। हालांकि सीजन के अंतिम चरण में कुछ चोटों और अनुभव की कमी के कारण आर्सेनल लगातार अंक खो बैठा। दूसरी ओर मैनचेस्टर सिटी ने शानदार वापसी करते हुए लीग खिताब जीत लिया। आर्सेनल दूसरे स्थान पर रहा। यद्यपि टीम चैंपियन नहीं बन सकी, फिर भी इस अभियान को व्यापक रूप से सफलता माना गया। क्लब कई वर्षों बाद फिर से प्रीमियर लीग की खिताबी दौड़ में शामिल हुआ और अगले सीजन के लिए यूएफए चैंपियंस लीग में वापसी सुनिश्चित की। नई पहचान मिकेल आर्टेटा के नेतृत्व में आर्सेनल की नई पहचान स्पष्ट होने लगी। टीम युवा थी लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई थी। खिलाड़ियों में अनुशासन था, फिटनेस उत्कृष्ट थी और खेलने की शैली आधुनिक तथा आकर्षक थी। आर्टेटा ने केवल परिणामों पर नहीं बल्कि क्लब की संस्कृति पर भी काम किया। उन्होंने खिलाड़ियों और समर्थकों के बीच मजबूत संबंध बनाने का प्रयास किया। एमिरेट्स स्टेडियम का वातावरण फिर से उत्साहपूर्ण होने लगा। हर घरेलू मैच में हजारों समर्थक पूरे जोश के साथ अपनी टीम का समर्थन करते दिखाई देने लगे। उन्होंने युवा खिलाड़ियों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया। क्लब की अकादमी से आने वाली प्रतिभाओं को अवसर मिलने लगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि आर्सेनल केवल तत्काल सफलता नहीं बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता की दिशा में भी कार्य कर रहा है। एक नए युग की शुरुआत 2018 से 2023 तक का यह काल आर्सेनल के लिए कठिन भी रहा और प्रेरणादायक भी। वेंगर जैसे महान प्रबंधक के बाद नई पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन मिकेल आर्टेटा ने धैर्य, अनुशासन और स्पष्ट योजना के माध्यम से क्लब को फिर से इंग्लैंड की सर्वश्रेष्ठ टीमों में शामिल कर दिया। हालांकि इस अवधि में प्रीमियर लीग का खिताब नहीं मिला, लेकिन क्लब ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वापस प्राप्त कर ली। युवा खिलाड़ियों का विकास, मजबूत टीम संस्कृति और आधुनिक फुटबॉल की स्पष्ट शैली ने यह संकेत दिया कि आर्सेनल का भविष्य उज्जवल है। अगले अध्याय में हम 2023 के बाद के आर्सेनल की यात्रा, प्रीमियर लीग और यूएफए चैंपियंस लीग में उसकी नई महत्वाकांक्षाओं, आधुनिक रणनीति, वैश्विक लोकप्रियता और भविष्य की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब 11वें अध्याय में जानते हैं आधुनिक आर्सेनल, नई महत्वाकांक्षाएं, वैश्विक पहचान और भविष्य की दिशा 2023 से अब तक। तो सन 2023 तक पहुंचते पहुंचते आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उसका पुनर्निर्माण केवल एक अस्थायी सुधार नहीं बल्कि दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद क्लब फिर से इंग्लैंड की सर्वश्रेष्ठ टीमों में शामिल हो चुका था। युवा खिलाड़ियों का विकास, आधुनिक प्रशिक्षण प्रणाली, मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट खेल दर्शन ने आर्सेनल को नई ऊर्जा प्रदान की। मिकेल आर्टेटा के नेतृत्व में क्लब ने न केवल अपने समर्थकों का विश्वास वापस जीता बल्कि यूरोप के प्रमुख क्लबों में भी अपनी पहचान पुनर्स्थापित की। 2023 से 24 का सीजन आर्सेनल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। पिछले वर्ष प्रीमियर लीग खिताब से चूकने के बाद खिलाड़ियों ने अधिक अनुभव और आत्मविश्वास के साथ वापसी की। टीम ने पूरे सीजन में लगातार उच्च स्तर का प्रदर्शन किया और इंग्लैंड की सबसे मजबूत टीमों में अपनी जगह बनाए रखी। यद्यपि अंतिम परिणाम क्लब की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा और प्रीमियर लीग का खिताब हाथ नहीं आया, लेकिन आर्सेनल ने पूरे अभियान में यह सिद्ध कर दिया कि वह लगातार खिताब के लिए चुनौती देने वाली टीम बन चुका है। इसी अवधि में यूएफए चैंपियंस लीग में भी क्लब की वापसी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। कई वर्षों के अंतराल के बाद यूरोप की सबसे प्रतिष्ठित क्लब प्रतियोगिता में लौटना केवल एक उपलब्धि नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि आर्सेनल फिर से महाद्वीप की शीर्ष टीमों में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। टीम ने प्रतियोगिता में आत्मविश्वास से खेलते हुए नॉकआउट चरण तक पहुंचकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। मिकेल आर्टेटा की सबसे बड़ी उपलब्धि
केवल परिणाम नहीं रही, बल्कि उन्होंने टीम की मानसिकता बदल दी। उन्होंने खिलाड़ियों में यह विश्वास पैदा किया कि वे किसी भी प्रतिद्वंद्वी को चुनौती दे सकते हैं। चाहे सामने मैनचेस्टर सिटी हो, लिवरपूल हो, चेल्सी हो या यूरोप का कोई बड़ा क्लब, आर्सेनल अब मैदान पर बिना किसी भय के उतरता है। यही मानसिक परिवर्तन किसी भी महान टीम की पहचान होता है। आधुनिक आर्सेनल की सबसे बड़ी ताकत उसका संतुलित खिलाड़ी समूह है। क्लब ने अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के बीच उत्कृष्ट तालमेल बनाया है। कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड अपनी रचनात्मकता, नेतृत्व और तकनीकी क्षमता के कारण टीम की धुरी बन चुके हैं। वे केवल मिडफील्ड का संचालन ही नहीं करते, बल्कि कठिन परिस्थितियों में पूरी टीम को प्रेरित भी करते हैं। बुकायो साका आधुनिक आर्सेनल का सबसे चमकदार सितारा बन चुके हैं। क्लब की अकादमी से निकलकर विश्व फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ विंगरों में शामिल होना उनकी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है। उनकी गति, ड्रिबलिंग, सटीक पास और गोल करने की क्षमता ने उन्हें प्रीमियर लीग के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में स्थान दिलाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपनी सफलता के बावजूद विनम्र बने हुए हैं और क्लब के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं। ब्राजील के गैब्रियल मार्टिनेली ने भी अपनी तेज गति और आक्रामक शैली से टीम को नई ऊर्जा दी है। वे दोनों विंगों पर प्रभावी खेल सकते हैं और बड़े मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। उनकी कार्यक्षमता और लगातार मेहनत उन्हें आधुनिक फुटबॉल के आदर्श खिलाड़ियों में शामिल करती है। रक्षा में विलियम सलीबा और गैब्रियल मागालहाइस की साझेदारी आर्सेनल की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन चुकी है। दोनों सेंटर बैक शारीरिक रूप से मजबूत, तकनीकी रूप से सक्षम और सामरिक दृष्टि से परिपक्व हैं। उनके सामने खेलना किसी भी स्ट्राइकर के लिए आसान नहीं होता। गोलकीपर डेविड राया के आने से टीम को पीछे से गेंद के निर्माण और वितरण में भी अतिरिक्त गुणवत्ता मिली। मिडफील्ड में डेक्लन राइस का आगमन आधुनिक आर्सेनल के सबसे महत्वपूर्ण स्थानांतरणों में से एक माना जाता है। उनकी रक्षात्मक क्षमता, नेतृत्व, गेंद पर नियंत्रण और पूरे मैदान में सक्रियता ने टीम को नया संतुलन दिया। वे रक्षा और आक्रमण के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित हुए हैं और कठिन मैचों में उनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहती है। आर्टेटा की रणनीति भी लगातार विकसित हुई है। उनकी टीम गेंद पर नियंत्रण बनाए रखने, ऊंची प्रेसिंग करने और विरोधी टीम पर लगातार दबाव बनाने के सिद्धांत पर खेलती है। जब गेंद विपक्ष के पास होती है, तब पूरा दल संगठित होकर उसे वापस हासिल करने का प्रयास करता है। जब गेंद अपने पास होती है, तब खिलाड़ी छोटे और सटीक पासों के माध्यम से आक्रमण का निर्माण करते हैं। यह शैली आधुनिक यूरोपीय फुटबॉल की सर्वाधिक प्रभावी प्रणालियों में गिनी जाती है। आर्सेनल ने डेटा विश्लेषण और खेल विज्ञान को भी अपने विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। खिलाड़ियों की फिटनेस, प्रशिक्षण की तीव्रता, चोटों की रोकथाम और प्रदर्शन का वैज्ञानिक विश्लेषण आधुनिक तकनीकों की सहायता से किया जाता है। क्लब का चिकित्सा विभाग, विश्लेषक और फिटनेस विशेषज्ञ लगातार खिलाड़ियों के साथ काम करते हैं ताकि वे पूरे सीजन में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकें। क्लब की युवा अकादमी भी लगातार नई प्रतिभाओं को तैयार कर रही है। हेलैंड अकादमी वर्षों से इंग्लैंड की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल अकादमियों में गिनी जाती है। इसी अकादमी ने बुकायो साका जैसे खिलाड़ी दिए हैं। आज भी क्लब का उद्देश्य केवल महंगे खिलाड़ी खरीदना नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभाओं को विकसित करना है। यह नीति क्लब की दीर्घकालिक सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आर्सेनल की वैश्विक लोकप्रियता भी लगातार बढ़ी है। आज क्लब के करोड़ों समर्थक यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के लगभग हर हिस्से में मौजूद हैं। भारत में भी आर्सेनल के समर्थकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय प्री सीजन दौरों ने क्लब को वैश्विक स्तर पर और अधिक लोकप्रिय बनाया है। एमिरेट्स स्टेडियम आज केवल फुटबॉल मैचों का स्थल नहीं, बल्कि क्लब की आधुनिक पहचान का प्रतीक है। लगभग हर घरेलू मैच में स्टेडियम लगभग पूरी तरह भर जाता है। समर्थकों का उत्साह, क्लब का प्रसिद्ध गीत और लाल सफेद रंग से सजा वातावरण खिलाड़ियों को अतिरिक्त प्रेरणा देता है। हाल के वर्षों में एमिरेट्स का माहौल पहले की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जावान माना जाने लगा है। आर्थिक दृष्टि से भी आर्सेनल ने स्वयं को मजबूत किया है। स्टेडियम निर्माण से जुड़े बड़े वित्तीय दबाव अब काफी हद तक समाप्त हो चुके हैं। इससे क्लब को खिलाड़ियों के स्थानांतरण और टीम निर्माण में अधिक स्वतंत्रता मिली है। साथ ही क्लब वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए दीर्घकालिक स्थिरता पर भी ध्यान देता है।
भविष्य की दृष्टि से आर्सेनल का लक्ष्य स्पष्ट है। क्लब केवल शीर्ष 4 में स्थान बनाने से संतुष्ट नहीं रहना चाहता। उसका उद्देश्य नियमित रूप से प्रीमियर लीग खिताब जीतना, यूएफए चैंपियंस लीग में गहरी चुनौती देना और यूरोप की सबसे सफल टीमों में अपनी स्थायी जगह बनाना है। इसके लिए खिलाड़ियों के निरंतर विकास, सही स्थानांतरण नीति और मजबूत नेतृत्व पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आर्सेनल की सबसे बड़ी शक्ति उसकी पहचान है। 1886 में एक छोटे से औद्योगिक क्लब के रूप में शुरू हुई यात्रा आज विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल संस्थानों में बदल चुकी है। क्लब ने अपने इतिहास में स्वर्णिम युग, कठिन संघर्ष, आर्थिक चुनौतियां और ऐतिहासिक उपलब्धियां सब कुछ देखा है, लेकिन हर दौर में उसकी मूल भावना एक ही रही है: सम्मान, अनुशासन, आकर्षक फुटबॉल और निरंतर प्रगति। 2023 से वर्तमान तक का आर्सेनल एक ऐसी टीम है जो अतीत की महान विरासत और भविष्य की आधुनिक सोच का अनूठा संगम प्रस्तुत करती है। मिकेल आर्टेटा और उनकी युवा टीम ने यह साबित कर दिया है कि धैर्य, स्पष्ट योजना और सही नेतृत्व के साथ किसी भी महान क्लब का पुनर्जन्म संभव है। अब आर्सेनल का अगला लक्ष्य केवल इतिहास को याद करना नहीं, बल्कि नया इतिहास बनाना है। अगले और अंतिम अध्याय में हम आर्सेनल फुटबॉल क्लब की संपूर्ण विरासत, उसकी संस्कृति, विश्व फुटबॉल पर उसके प्रभाव और उन मूल्यों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने इस क्लब को लगभग 1.5 शताब्दी तक महान बनाए रखा है। अब आखिरी और 12वें अध्याय में जानते हैं आर्सेनल की विरासत, संस्कृति और विश्व फुटबॉल में स्थायी योगदान। तो दोस्तों, सन 1886 में लंदन के वुलविच क्षेत्र में कुछ हथियार कारखाने के कर्मचारियों द्वारा स्थापित एक छोटे से फुटबॉल क्लब की यात्रा आज विश्व फुटबॉल के सबसे सम्मानित संस्थानों में गिनी जाती है। लगभग 1.5 शताब्दी की इस यात्रा में आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने केवल ट्रॉफियां ही नहीं जीती, बल्कि फुटबॉल के विकास, पेशेवर संस्कृति, सामरिक नवाचार और खेल भावना को भी नई दिशा दी। ये क्लब केवल एक खेल संगठन नहीं, बल्कि इतिहास, परंपरा, अनुशासन, आधुनिकता और उत्कृष्टता का जीवन प्रतीक है। आर्सेनल की सबसे बड़ी विशेषता उसकी निरंतर प्रगति की सोच रही है। अनेक क्लब किसी एक सफल दौर के बाद लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, लेकिन आर्सेनल ने हर कठिन समय से सीख लेकर स्वयं को नए रूप में प्रस्तुत किया। चाहे 1930 के दशक में हर्बर्ट चैपमैन की क्रांति हो, 1971 का ऐतिहासिक डबल हो, 1989 का एनफील्ड चमत्कार हो, 2003 से 4 का द इनविंसिबल्स सीजन हो, या मिकेल आर्टेटा के नेतृत्व में आधुनिक पुनर्जागरण, हर पीढ़ी ने क्लब की विरासत में नया अध्याय जोड़ा है। हर्बर्ट चैपमैन का योगदान आर्सेनल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आधारशिलाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने केवल मैच जीतने की रणनीति नहीं बनाई, बल्कि आधुनिक फुटबॉल प्रबंधन की अवधारणा को विकसित किया। वैज्ञानिक प्रशिक्षण, संगठित रक्षात्मक संरचना, सामरिक नवाचार और पेशेवर प्रशासन जैसी अनेक व्यवस्थाएं उन्होंने उस समय लागू की, जब अधिकांश क्लब अभी पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थे। उनकी WM प्रणाली ने विश्व फुटबॉल की रणनीति को दशकों तक प्रभावित किया। इसके बाद जॉर्ज ग्राहम ने अनुशासन और मजबूत रक्षात्मक संगठन की संस्कृति को पुनर्जीवित किया। उनके नेतृत्व में आर्सेनल ने यह सिद्ध किया कि केवल आकर्षक फुटबॉल ही नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी और संगठन भी सफलता का आधार होते हैं। 1989 की लीग जीत और 1991 की चैंपियनशिप आज भी क्लब की सबसे महान उपलब्धियों में गिनी जाती हैं। आर्सेन वेंगर का युग आधुनिक आर्सेनल की आत्मा माना जाता है। उन्होंने क्लब की खेल शैली, प्रशिक्षण पद्धति, पोषण व्यवस्था और खिलाड़ी विकास की पूरी सोच बदल दी। उनके नेतृत्व में आर्सेनल ने तकनीकी, तेज और आक्रामक फुटबॉल खेला। उन्होंने यह सिद्ध किया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आकर्षक खेल के माध्यम से भी निरंतर सफलता प्राप्त की जा सकती है। 2003 से 4 का अपराजित प्रीमियर लीग अभियान आधुनिक फुटबॉल इतिहास की सबसे महान उपलब्धियों में से एक माना जाता है। मिकेल आर्टेटा ने इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने क्लब को आधुनिक फुटबॉल की आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्गठित किया। युवा खिलाड़ियों पर विश्वास, सामरिक लचीलापन, उच्च स्तर की फिटनेस और स्पष्ट खेल दर्शन ने आर्सेनल को फिर से इंग्लैंड की शीर्ष टीमों में शामिल किया। उनका कार्य यह दर्शाता है कि महान क्लब केवल अपने अतीत पर नहीं जीते, बल्कि भविष्य के लिए लगातार स्वयं को विकसित करते रहते हैं।
आर्सेनल की संस्कृति भी उसकी सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। क्लब हमेशा से अनुशासन, सम्मान और पेशेवर व्यवहार पर जोर देता रहा है। खिलाड़ियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैदान के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर क्लब की प्रतिष्ठा बनाए रखें। यही कारण है कि आर्सेनल की पहचान केवल सफल टीम के रूप में नहीं, बल्कि सम्मानित संस्था के रूप में भी स्थापित हुई है। क्लब की युवा अकादमी, हेलैंड अकादमी, उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। इस अकादमी ने वर्षों से अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार किया है। युवा खिलाड़ियों को तकनीकी कौशल के साथ साथ अनुशासन, टीम भावना और जिम्मेदारी भी सिखाई जाती है। बुकायो साका जैसे खिलाड़ियों की सफलता इस प्रणाली की प्रभावशीलता का प्रमाण है। आर्सेनल की खेल शैली भी समय के साथ विकसित होती रही है, लेकिन एक सिद्धांत हमेशा स्थिर रहा: गेंद पर नियंत्रण, तकनीकी गुणवत्ता और सामूहिक फुटबॉल। क्लब ने अलग अलग युगों में अलग अलग रणनीतियां अपनाई, लेकिन हमेशा इस बात का प्रयास किया कि खेल सकारात्मक और दर्शकों के लिए आकर्षक हो। इसी कारण दुनिया भर के अनेक फुटबॉल प्रेमी आर्सेनल को उसकी खेल शैली के कारण पसंद करते हैं। समर्थकों का योगदान भी क्लब की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। हाईबरी से लेकर एमिरेट्स स्टेडियम तक आर्सेनल के प्रशंसकों ने हर परिस्थिति में अपनी टीम का साथ दिया है। जब क्लब ट्रॉफियां जीत रहा था, तब भी वे उसके साथ थे, और जब कठिन समय आया, तब भी उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। यही अटूट समर्थन किसी भी महान क्लब की वास्तविक शक्ति होता है। उत्तर लंदन डर्बी भी आर्सेनल के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। टॉटेनहम हॉटस्पर के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता इंग्लिश फुटबॉल की सबसे प्रसिद्ध प्रतिस्पर्धाओं में गिनी जाती है। इन मुकाबलों में केवल अंक नहीं, बल्कि सम्मान और स्थानीय गौरव भी दांव पर होता है। दशकों से चली आ रही यह प्रतिस्पर्धा आज भी प्रीमियर लीग की सबसे रोमांचक प्रतिद्वंद्विताओं में शामिल है। आर्थिक दृष्टि से भी आर्सेनल ने संतुलित विकास का उदाहरण प्रस्तुत किया है। एमिरेट्स स्टेडियम का निर्माण एक कठिन निर्णय था, लेकिन उसने क्लब को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्रदान की। क्लब ने कई वर्षों तक सीमित संसाधनों में प्रतिस्पर्धा की, फिर भी अपनी पहचान और मूल्यों से समझौता नहीं किया। आज आर्सेनल दुनिया के सबसे मजबूत आर्थिक आधार वाले फुटबॉल क्लबों में गिना जाता है। वैश्विक स्तर पर भी आर्सेनल का प्रभाव लगातार बढ़ा है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के लगभग हर हिस्से में उसके समर्थक मौजूद हैं। सोशल मीडिया, अंतरराष्ट्रीय प्री सीजन दौरे और वैश्विक प्रसारण ने क्लब को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। भारत सहित दक्षिण एशिया में भी आर्सेनल के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यदि उपलब्धियों की बात की जाए, तो आर्सेनल इंग्लैंड के सबसे सफल क्लबों में शामिल है। क्लब ने अनेक शीर्ष स्तरीय लीग खिताब, एफए कप, लीग कप और यूरोपीय ट्रॉफियां जीती हैं। विशेष रूप से एफए कप में उसकी सफलता उसे इस प्रतियोगिता के सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में स्थान दिलाती है। 2003 से 4 का अपराजित लीग अभियान और उसके सम्मान में मिली स्वर्ण ट्रॉफी आधुनिक फुटबॉल के सबसे दुर्लभ रिकॉर्डों में से एक है। लेकिन आर्सेनल की महानता केवल आंकड़ों से नहीं मापी जा सकती। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने फुटबॉल खेलने और समझने के तरीके को प्रभावित किया। हर्बर्ट चैपमैन ने रणनीति बदली, आर्सेन वेंगर ने प्रशिक्षण और पोषण की सोच बदली, और मिकेल आर्टेटा आधुनिक डेटा आधारित और सामूहिक फुटबॉल की दिशा में क्लब को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक युग ने खेल के विकास में अपना योगदान दिया। भविष्य की ओर देखते हुए आर्सेनल के सामने अनेक अवसर हैं। युवा खिलाड़ियों का मजबूत समूह, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, स्थिर आर्थिक आधार और स्पष्ट नेतृत्व क्लब को आने वाले वर्षों में प्रीमियर लीग तथा यूईएफए चैंपियंस लीग दोनों में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। लेकिन क्लब की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संस्कृति है: सीखते रहना, विकसित होते रहना और कभी हार न मानना। आर्सेनल की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती। उसके लिए दूरदृष्टि, धैर्य, अनुशासन, टीम वर्क और सही नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इस क्लब ने अपने इतिहास में जीत और हार दोनों देखी हैं, लेकिन हर कठिन समय के बाद वह पहले से अधिक मजबूत होकर लौटा है। यही किसी महान संस्था की वास्तविक पहचान होती है। आज जब कोई बच्चा पहली बार लाल और सफेद जर्सी पहनता है, या जब कोई समर्थक एमिरेट्स स्टेडियम में कम ऑन यू गनर्स का नारा लगाता है, तब वह केवल एक फुटबॉल क्लब का समर्थन नहीं कर रहा होता। वह लगभग 140 वर्षों की उस विरासत का हिस्सा बनता है जिसमें मेहनत, सम्मान, नवाचार, साहस और उत्कृष्टता के मूल्य समाहित हैं। इस प्रकार आर्सेनल फुटबॉल क्लब की कहानी केवल इंग्लैंड के एक सफल क्लब की कहानी नहीं है।
यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने एक छोटे से औद्योगिक क्लब को विश्व फुटबॉल की महान संस्थाओं में बदल दिया। यह उन खिलाड़ियों की कहानी है जिन्होंने अपनी प्रतिभा से इतिहास रचा, उन प्रबंधकों की कहानी है जिन्होंने खेल को नई दिशा दी, और उन लाखों समर्थकों की कहानी है जिन्होंने हर परिस्थिति में अपने क्लब का साथ निभाया। यही है आर्सेनल की सच्ची विरासत, परंपरा का सम्मान, परिवर्तन को अपनाने का साहस और उत्कृष्टता की निरंतर खोज। तो दोस्तों, अंत में आशा करता हूं कि आपको यह आई बुक पसंद आई होंगी और आपको कुछ न कुछ प्रेरणा, जानकारी और सीख मिली होंगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।